गुड मॉर्निंग क्लास। कल कुछ एग्ज़ाम था क्या? महिला पर्यवेक्षक कैसा गया? बस चला गया। आंसर की वगैरह मिलान किया आप लोग? नेट वगैरह में कुछ आया होगा आंसर की? मतलब बॉयज़ तो नहीं, गर्ल्स जितने लोग दिलाए थे। कितना एक्सपेक्टेड है आप लोग का? कितने परसेंट स्कोर हो रहे हैं? कितना बनाए थे आप लोग? कितना बनाए? अटेम्प्ट कितना किए थे? माइनस मार्किंग रहा होगा ना, 1/4। कितना अटेम्प्ट किए थे? 100 क्वेश्चन था। कितना अटेम्प्ट किए थे? 75। आप 65। अच्छा 72। 60 कितना? 62। व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम आप दोगे तो एटलीस्ट जो मिनिमम कट ऑफ है, मतलब चाहे कितने भी नंबर का रहे, 100 नंबर का है तो 75-80 के आसपास, या 150 नंबर का है तो उसके हिसाब से लगभग 75-80% के आसपास कट ऑफ चला ही जाता है, कैसा भी एग्ज़ाम रहे। तो उसके हिसाब से कम आप 80% से ज़्यादा अटैम्प्ट करने का कोशिश करिएगा। जब भी कोई भी व्यापम का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 80% से ज़्यादा कम से कम आप अटैम्प्ट कीजिए। 80-85% क्वेश्चन, ठीक है। अब 150 के हिसाब से उसके हिसाब से निकाल लेंगे। अगर 100 क्वेश्चन का है तो कम से कम 85 प्लस अटैम्प्ट करेंगे, तब जा करके कुछ, अगर ज़्यादा करके क्वेश्चन आपके सही हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। अब ये एग्ज़ाम कैसा है, कट ऑफ कितना जाएगा, इसके बारे में बोल नहीं सकते। इसमें जीएस के अलावा कुछ डिफरेंट सेक्शन भी था क्या सिलेबस में? महिला पर्यवेक्षक के लिए कुछ अलग से भी सिलेबस था? मतलब नॉर्मल भारत का जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस के अलावा भी कुछ था क्या अलग से? ठीक, हाँ, महिला बाल विकास वाला, ठीक। चलिए, अभी तक हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, और यहीं पर हमने डिस्कस किया था एक ऑर्डिनेंस या अध्यादेश नाम का एक शब्द, ठीक है। राष्ट्रपति की शक्तियों पर हम चर्चा कर रहे थे। चलिए, पहले थोड़ा सा जितना भी आप पढ़ चुके हैं उसमें से कुछ बताते चलेंगे। साधारण बहुमत कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? मतलब नॉर्मल जो 50% वाले बहुमत हैं कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, सबसे पहला कौन सा था? एब्सोल्यूट में क्या होता है? टोटल सीट्स का या टोटल प्रेजेंट एंड वोटिंग का? टोटल सीट। सेकंड कौन सा था? इफेक्टिव में क्या होता है? किसको माइनस कर देंगे? जो वेकेंट सीट है। और थर्ड कौन सा था? थर्ड कौन सा? सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है? प्रेजेंट एंड वोटिंग वाली कंडीशन देखते हैं, ठीक। एक विशिष्ट बहुमत भी हमने पढ़ा था, इसमें क्या होता है? विशिष्ट बहुमत, हाँ, विशेष बहुमत में तो सारे के सारे 2/3 मेजोरिटी हैं। विशिष्ट बहुमत में क्या क्या कंडीशंस थी? आधे से अधिक राज्यों की सहमति, ठीक। हमारे मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका या मंत्रिमंडल? न्यायपालिका।
शिक्षा के अधिकार के लिए सब जो संशोधन किया गया था किस वर्ष किया गया था? 2002 में। हाँ, कौन से नंबर का संशोधन था? 86वां संशोधन था। कौन सा फंडामेंटल राइट ऐड किया गया था वहां पे? आर्टिकल नंबर कौन सा था फंडामेंटल राइट्स में? कौन से नंबर का आर्टिकल था? 21A ऐड किया गया था। 21 में क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में है। ठीक, कल टेस्ट के लिए रेडी रहिएगा। ठीक है, ज्योग्राफी और पॉलिटी में आज जितना भी कंप्लीट हो जाएगा वहाँ तक का कम से कम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने की कंडीशन में होने चाहिए। और गर्ल्स के लिए तो खासकर आपने कल ही कुछ एग्जाम दिया तो उसके लिए तो पढ़े ही होंगे, पॉलिटी ज्योग्राफी सारा कुछ। ठीक, चलिए हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, और यहीं पर हमने एक ब्रॉड ओवरव्यू देखा था कि राष्ट्रपति की शक्तियों को हम मेनली किस किस टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बात किया था राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्तियों के बारे में। जैसे कि हम शासन के 3 अंग पढ़ते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट या फिर जो पूरी शासन व्यवस्था है उसमें 3 अंग हैं। कौन कौन सा है? सबसे पहला आपका विधायिका, इसके अलावा सेकंड कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका का काम क्या होता है? लॉ बनाना, कार्यपालिका का इम्प्लीमेंट करना, और न्यायपालिका का विधायिका के अनुसार अगर मतलब कानूनों के अगर अनुसार अगर शासन न हो रहा हो, कानूनों का उल्लंघन हो रहा हो तो दंड की व्यवस्था करना। ये इन तीनों का काम हो गया, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। हमने जब बात किया कि राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी है, तो राष्ट्रपति के पास कुछ विधायी शक्तियां हैं, विधायिका संबंधी शक्तियां हैं, कुछ कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं, कुछ न्यायपालिका शक्ति संबंधियां हैं। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो भारत का सुप्रीम लीडर है, सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति। तो इन सभी की शक्तियों में हस्तक्षेप करने की थोड़ी थोड़ी व्यवस्था जो है राष्ट्रपति के लिए की गई है। ठीक है, विधायी शक्तियां, इनमें हमने क्या क्या चीज देखा? विधायिका में हमने क्या क्या पढ़ा था? विधायिका के अंदर क्या क्या चीजें आती है, मतलब कानून बनाने वाली संस्था में क्या क्या चीजें शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति खुद शक्तियों में, राष्ट्रपति की कुछ शक्तियों की बात कर रहे हैं तो किससे संबंधित शक्तियां होगी? संसद जो कानून बना रहा होता है उससे संबंधित शक्तियां किसके पास हैं? कुछ शक्तियां किसके पास हैं? राष्ट्रपति के पास में। और इन्हीं शक्तियों को हम कह रहे हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। उसके बाद हमने बात किया था कि केंद्र और राज्य के स्तर पर अलग अलग प्रकार से सरकारों का गठन होता है, गवर्नमेंट का गठन होता है। तो यहीं पर सरकार में हस्तक्षेप करने की भी कुछ शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास, इसी को हम कह रहे हैं कार्यपालिका शक्ति। और जब सरकार की बात करते हैं या एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो यहां पे हम जनरली 2 शब्द पढ़ते हैं, एक है परमानेंट एग्जीक्यूटिव या परमानेंट कार्यपालिका, और एक है आपका टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव या अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका में कौन है? जितने भी नेता या मंत्री हैं ये सभी किस में आएंगे? आपके अस्थायी कार्यपालिका में। 5 साल बाद जैसे ही इनका टेन्योर खत्म होगा वैसे ही इनका पोस्ट वेकेंट हो जाएगा, फिर से नए लोग चुन करके आएंगे, उनका फिर से टेम्परेरी कार्यकाल रहेगा, फिर से 5 साल के लिए, या फिर जब तक उनका कोई एक्सेप्शनल केस ना आ जाता हो। नेक्स्ट हमने पढ़ा था परमानेंट। इसमें क्या आएगा? जितने भी आपके अधिकारी है, जितने भी सरकारी अधिकारी और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, ये सभी किसके अंदर आएंगे? आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव के अंदर। अब इनकी एक अगर हायरार्की अगर देखोगे तो सबसे नीचे आएंगे आपके सरकारी कर्मचारी, इनके ऊपर आते हैं आपके सरकारी अधिकारी, और इनके भी ऊपर कौन आएंगे? आपके जितने भी उस विभाग के मंत्री होंगे। ठीक है, मंत्री के ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पे शासन व्यवस्था चलेगा। मंत्रियों के जो भी पॉलिसीज रहेंगे उनका इंप्लीमेंटेशन का काम होता है अधिकारियों का, और ग्राउंड लेवल पर जो काम करेंगे वो वहाँ के सरकारी कर्मचारी काम कर रहे होंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। तो राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति है इसमें हमने कुछ चीज़ों की बात की थी, जैसे कि कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव पावर्स में सबसे पहले है प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में। इसके अलावा अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति जो कि प्रधानमंत्री की सलाह से की जाएगी। इसके अलावा कुछ आयोग हैं, उनके गठन किए जाएंगे, उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। CAG हो गया, इलेक्शन कमिश्नर्स हो गए, इनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। उसके बाद में विधायी शक्तियां,
कानून बनाने या उसके लागू होने से संबंधित जितनी शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास, उसको हम विधायी शक्तियों की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि संसद में चाहे लोकसभा या राज्यसभा का सत्र बुलाने की बात हो, चाहे लोकसभा हो या चाहे राज्यसभा हो, उनका सेशन बुलाना और सत्र को समाप्त करना। यहां पर भी हमने 3 शब्द डिस्कस किए थे। एक है आपका सत्र का प्रारंभ, एक है सत्र का अंत, सेशन का जो अंत है इसको हम जनरली सत्रावसान कहते हैं, और डेली जो मीटिंग हो रही है उसको खत्म करने या उसको स्थगित करना भी एक शब्द हमने पढ़ा था। सत्र को प्रारंभ करने की पावर किसके पास है? अभी हमने पढ़ा राष्ट्रपति के पास में। सत्र को समाप्त करने की जिम्मेदारी किसके पास है? सत्र को या किसी दिन की बैठक को स्थगित करने की शक्ति किसके पास है? स्पीकर के पास है। लोकसभा में बात करें तो अध्यक्ष, और राज्यसभा में चेयरमैन या सभापति जो है आपके उपराष्ट्रपति, उनके पास होगी। ठीक है, तो सत्र बुलाने और सत्र को समाप्त करने की पावर राष्ट्रपति के पास में है। सत्र का स्थगन करना अध्यक्ष सभापति के पास में है। उसके बाद में जब भी कोई सेशन स्टार्ट होता है, चाहे नया सेशन स्टार्ट हो, चाहे लोकसभा के नए इलेक्शन के बाद पहला सेशन हो, उन सभी को एड्रेस करना, पहली जो मीटिंग होगी उसमें राष्ट्रपति के भाषण होते हैं, यह भी राष्ट्रपति की एक विशेष शक्ति है। उसके बाद में निर्वाचन आयोग की सलाह पर संसदों की जितने भी सांसद हैं उनकी निर्योग्यता तय करना। अब यहां पे अयोग्यता से संबंधित हमने 2 कंडीशन देखे थे, एक था सामान्य कंडीशन में और एक था दल बदल के खिलाफ। दल बदल के कंडीशन में कौन निर्णय लेता है? दल बदल के आधार पर अगर अध्यक्ष किसी भी सांसद को हटाना हो, किसी भी एमपी को हटाना हो, इस कंडीशन में निर्णय कौन लेंगे? दल बदल के आधार पर कौन निर्णय लेता है भाई? एग्जाम देने के बाद आपका दिमाग स्लो पड़ गया है क्या? ये चीज हमने पढ़ा था, दल बदल के आधार पर भी कोई निर्णय लेता है। कौन निर्णय लेता है? लोकसभा की कंडीशन में लोकसभा अध्यक्ष निर्णय लेंगे, और सामान्य कंडीशन में मतलब इसके अलावा अगर कोई कंडीशन है तो राष्ट्रपति यहां पर निर्णय लेंगे। ठीक है, याद आ रहा है? ऐसा कुछ पढ़ा था हमने। ठीक है, दल बदल की कंडीशन में अध्यक्ष के द्वारा निर्णय लिया जाएगा, नॉर्मल कंडीशंस में राष्ट्रपति निर्णय देंगे। उसके बाद में कुछ ऐसे विधेयक हैं जो कि केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाए जा सकते हैं। इसमें से एक, जैसे कि हमने बात किया था कि आपका साधारण विधेयक जो कि सरकारी कैटेगरी के होते हैं वो भी, और कुछ केसेस में आपके वित्त विधेयक और कौन सा, धन विधेयक, ये सारे के सारे आपके राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से लाए जाते हैं। एक कौन सा नहीं लाया जाता है? संविधान संशोधन बिल। संविधान संशोधन बिल जो है वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की जरूरत यहां पर नहीं होती है। ठीक, उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे अध्यादेश के बारे में। अध्यादेश क्या होता है ये हमने देखा था, नायक मूवी की मैंने चर्चा की थी आपसे। सामान्य कंडीशन में लॉ मेकिंग का प्रोसेस आपको पता ही है। ठीक है, केंद्र के स्तर पर या राज्य के स्तर पर जो कानून बनाने की प्रक्रिया है वो तो आपको पता ही है। जैसे कि कोई भी कानून बनाना है, उसका एक जो ड्राफ्ट होता है इनिशियल कंडीशन में, उसको हम क्या कहते हैं? बिल या विधेयक कहते हैं। इसको हम बिल या विधेयक कहते हैं। केंद्र की कंडीशन में अगर बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो संसद के लोकसभा और कहां से पास होना चाहिए? राज्यसभा से। एक हाउस से दूसरे हाउस में ट्रांसफर होकर के दूसरे हाउस से पास होना कंपलसरी है। अगर दोनों हाउस रजामंदी से उसको अपनी सहमति दे देते हैं तब कहां जाता है ये? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जैसे उस पर साइन करता है तो बिल क्या बन जाता है? अब एक्ट बन जाता है। ठीक है, अधिनियम बन जाता है। तो ये तो एक सामान्य प्रक्रिया हो गया। फिर हम बात कर रहे थे कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन आता है जहां पर इंस्टेंटली हमको एक कानून की आवश्यकता है, ठीक है, आज के आज हमें कोई कानून बनाना है, कल से लागू करना है या आज ही लागू करना है, ऐसी कंडीशन में लोकसभा और राज्यसभा से कानून कब बन सकता है? जब लोकसभा और राज्यसभा सेशन में हो। ठीक है, जब इनका सत्र चल रहा होगा तभी ये अपनी मीटिंग करेंगे। ठीक है, सत्र के अलावा जब इनकी कुछ छुट्टियां भी होती हैं, सत्र तो केवल वैसे तो संविधान में 3 सत्र बताए गए हैं। ठीक है,
शीत सत्र, आपका बजट सत्र और मानसून सत्र, इनके बीच में कुछ छुट्टियां भी होती हैं। छुट्टियां मैक्सिमम कितनी लंबी हो सकती हैं? 6 माह। 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम 6 माह की छुट्टियां हो सकती हैं। अब इस 6 माह की छुट्टियों के दौरान मान लो कोई भी एक हाउस यहां पर काम नहीं कर रहा है, ठीक, ऐसी कंडीशन में उस समय हमको बिल की कोई कानून की आवश्यकता पड़ जाती है। तब क्या होगा? तब सिंपल सा ये होगा कि राष्ट्रपति जो है वो एक अध्यादेश जारी करेंगे, ठीक है, एक रिटर्न ऑर्डर जारी करेंगे। उस रिटर्न ऑर्डर में सारे के सारे नियम कानून बताए गए होंगे और वो उसी डेट से इफेक्टिवली लागू हो जाएंगे जो डेट यहां पर इस अध्यादेश में लिखा हुआ होगा, जिस पर कि राष्ट्रपति साइन करेंगे, ठीक है। तो अध्यादेश लाने की पहली कंडीशन क्या है? मान लीजिए लोकसभा या राज्यसभा सत्र में ना हो। ऐसी कंडीशन में अगर हमको इंस्टेंटली या त्वरित रूप से किसी कानून की आवश्यकता पड़ती है तो कौन सा ऑप्शन अवेलेबल रहेगा? हमेशा अध्यादेश वाला। अध्यादेश ला करके कुछ कानून को बिल्कुल त्वरित रूप से लागू किया जा सकता है, ठीक है। यही चीज यहां पे बताया गया है। कानून निर्माण की प्रक्रिया हमने समझ लिया। यदि संसद का कोई भी सदन अपने सत्र में ना हो, सत्र हमने समझा कि साल में वैसे 3 सत्र होते हैं, लेकिन इसके अलावा संसद चाहे तो कोई भी अलग विशेष सत्र भी बुला सकता है, ठीक है। संसद में कुछ विशेष सत्र भी बुलाए जा सकते हैं। इन तीनों के अलावा जो भी सत्र कंडक्ट होता है उसको हम विशेष सत्र कहते हैं। तो यहां पर विशेष सत्र तो एक्स्ट्रा मीटिंग की बात हो गई। ये किस समय की कंडीशन है? जब कोई मीटिंग हो ही नहीं रही है, कोई भी मीटिंग नहीं हो रही है। ऐसी कंडीशन में दोनों से बिल पास होने की कोई संभावना नहीं है, इसीलिए वहां पर तुरंत जब कानून चाहिए तब जाकर के राष्ट्रपति अध्यादेश लागू कर सकते हैं। उसके बाद में इन दोनों ही कंडीशन में यदि लोकसभा राज्यसभा में से कोई भी एक या कोई भी दोनों अगर सत्र में ना हो, उस कंडीशन में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट ये बताया गया है कि इस अध्यादेश का प्रभाव कब तक रहेगा। अब इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है इस पूरे अध्यादेश वाले टॉपिक में से, ये जो इसका समय काल वाला कितनी जीवन अवधि होती है अध्यादेश की, यहां से जनरली प्रश्न पूछा जाता है। अब मुझे ये बताइएगा कि लोकसभा या राज्यसभा की जब मीटिंग चल रही है, सत्र में कितना मैक्सिमम ड्यूरेशन का छुट्टी हो सकता है? 6 माह, ये हमने पढ़ा। मान लीजिए इस 6 माह की ड्यूरेशन में राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश लेकर के आते हैं। राष्ट्रपति किनकी सलाह पर काम करते हैं? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं। तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री जी ने सलाह दिया एक अध्यादेश लाने का, इन्होंने एक अध्यादेश पर साइन कर दिया और अध्यादेश जो है वो उस पर्टिकुलर डेट से लागू हो गया है। अब इस अध्यादेश की मैक्सिमम अवधि क्या हो सकती है? तो यहां पर याद रखिएगा, सिंपल सा इसका आंसर आपको जो कि एग्जाम में मिलता है 6 माह प्लस 6 सप्ताह, ठीक। इस पूरे टॉपिक का जो कंक्लूजन है वो बस ये आंसर याद रखना है आपको। यहां पर 6 माह की मैक्सिमम गैप हो सकती है। मान लीजिए लोकसभा का सेशन जस्ट एंड हुआ है और 6 माह की इनको छुट्टी मिल गई है, उसी एंड होने के दौरान इनको अध्यादेश की आवश्यकता हो गई है। तो नेक्स्ट बैठक कब होगी? 6 माह के बाद होगी। तो ये जो 6 माह है, इस समय तक पूरा अध्यादेश लागू रह सकता है। इसके अलावा जब 6 माह बाद नई बैठक होगी, जो भी नया सेशन होगा जिसकी भी पहली बैठक होगी, उस डेट से, उस पहली बैठक से अगले 6 सप्ताह तक ये जो अध्यादेश है ये वैलिड रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा, मान लीजिए लोकसभा का सेशन स्टार्ट हो गया, तो पहले 6 सप्ताह में, 6 महीने के बाद जो पहली मीटिंग होगी, उसके पहले 6 सप्ताह में यहां से लोकसभा से ये बिल जो है वो, ये जो अध्यादेश है उसको एक बिल के रूप में पास होना जरूरी होगा, ठीक है। ये जो अध्यादेश है इसको एक बिल के रूप में लोकसभा से पास होना जरूरी होगा। अगर यहां से पास हो जाएगा तो अब यहां से कहां जाएगा? ये नॉर्मल कंडीशन में कहां जाता है? सेकंड हाउस में। मान लो हमारे एग्जांपल में अब ये कहां जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा में एक बिल के रूप में ही रहेगा। राज्यसभा से जब ये बिल, अध्यादेश वाला जो बिल था, ये जो पास हो जाएगा, तब जाकर के इसमें राष्ट्रपति अपने फाइनल साइन करेंगे और ये क्या बन जाएगा? अब एक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये अध्यादेश है, इसका भी सफर बिल्कुल वैसा ही है। इसको भी एक बिल के रूप में प्रेजेंट किया जाएगा, लेकिन ये कब तक एक अध्यादेश के रूप में लागू रह सकता है? इसका आंसर क्या है आपके पास? 6 माह प्लस 6 सप्ताह। 6 माह तो ये छुट्टी वाला कंडीशन हो गया। मैक्सिमम अगर 6 माह की छुट्टी है तब तो ये 6 माह तक लागू रहेगा ही रहेगा। लेकिन इसके बाद जब भी पहली बैठक होती है लोकसभा या राज्यसभा की, तो उस हाउस में पास करेंगे। और जनरली क्या होता है कि कोई भी बिल आता है तो उसको लोकसभा से फिर राज्यसभा भेजते हैं या फिर राज्यसभा से फिर लोकसभा भेजते हैं। लेकिन ये अध्यादेश ऐसा रहेगा
जैसे ही मान लो कि एक पर्टिकुलर डेट पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बैठक स्टार्ट हो जाती है एक ही दिन पे, तो दोनों ही हाउसेस में उस बिल को एक साथ रख दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि इनकी अगली बैठक 1 सितंबर को होनी है। ठीक है, आज से लगभग 10-12 दिन के बाद में ये जो 1 सितंबर है ये डेट आ जाएगा। 1 सितंबर को जो पहली बैठक होगी, भाई अभी तो मान लो अध्यादेश लागू है राष्ट्रपति का, 1 सितंबर को जो पहली बैठक होगी तो यहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि पहले लोकसभा से पास होगा पहले राज्यसभा से पास होगा, यहाँ पर दोनों ही जगहों पे एक साथ उस बिल को रख दिया जाएगा। ठीक है, जहाँ से बिल पहले पास हो गया तो वो वेट करेगा कि सेकंड हाउस से बिल पास हो जाए, सेकंड हाउस से जैसे ही बिल पास होगा तब जाकर के उसको राष्ट्रपति को भेज देंगे और वो बिल जो है वो अब एक्ट बन जाएगा। तो नॉर्मल कंडीशन में इसको एक हाउस से दूसरे हाउस ट्रेवल करना पड़ता है, पर अध्यादेश की केस में दोनों हाउसेस में उसको एक साथ पुट कर देंगे, दोनों पे एक साथ वहां पे वोटिंग कर देंगे। जिसकी वोटिंग पहले खत्म होगी वो वेट करेगा कि सेकंड हाउस में क्या हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि अध्यादेश की मैक्सिमम लाइफ कितनी हो सकती है, तो क्या एग्जाम में जो पूछा जाता है वो क्या है, 6 माह प्लस 6 सप्ताह। मीटिंग के पहले दिन से लेकर के अगले 6 सप्ताह तक ये चाहे तो उसको खींच सकते हैं, उस पर वोटिंग ना करें, लेकिन उसके 6 सप्ताह के बाद में क्या होगा, अगर यहाँ पे वोटिंग नहीं करवाई जाती है या लोकसभा राज्यसभा में उस बिल को नहीं रखा जाता है, ऐसी कंडीशन में ये अध्यादेश 6 सप्ताह खत्म होते ही क्या होगा, लैप्स हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो किसी अध्यादेश की मैक्सिमम लाइफ साइकिल कितनी है, 6 माह प्लस 6 सप्ताह। ठीक, यही चीजें यहां पर लिखी गई है। इसके अलावा राष्ट्रपति जब भी चाहे तो अध्यादेश को वापस ले सकते हैं। ये जो जितना हम अध्यादेश के बारे में पढ़ रहे हैं इसी के पैरेलली, ये तो हम केंद्र की कंडीशन में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसी के पैरेलली राज्यों में भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है। केंद्र में कौन लेकर के आ रहे हैं अध्यादेश, राष्ट्रपति, और राज्यों में राष्ट्रपति के इक्विवेलेंट कौन है, राज्यपाल, यहां पर प्रेसिडेंट और यहां पर राज्यपाल, गवर्नर। ठीक है, तो जो भी हम स्टेप्स पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल राष्ट्रपति और आपके राज्यपाल के लिए बिल्कुल कॉमन है। ठीक है, तो यही जो सेम प्रोसेस है वो स्टेट में गवर्नर भी लागू करेंगे। कोई भी अध्यादेश लेकर के आ सकते हैं राष्ट्रपति, जब चाहे उसको वापस ले सकते हैं, लेकिन इसकी मैक्सिमम लाइफ कितनी है, 6 माह प्लस 6 सप्ताह। मान लो यहां पर संघ सूची के कुछ विषय हैं, संघ सूची के विषय में किसकी शक्तियां होती है, केंद्र की शक्ति होती है। यहां पर केंद्र की शक्तियों में राष्ट्रपति यहां पर निर्णय ले सकते हैं। मान लीजिए यहीं पर राज्य सूची के विषय होंगे, तब क्या होगा, तब जाकर के राज्यपाल की शक्तियां आ जाएगी। समवर्ती सूची के किसी विषय पर निर्णय लेना है तो राष्ट्रपति। ठीक है, फिर से केंद्र की शक्ति होगी, और संघ सूची और समवर्ती सूची में अध्यादेश लाने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास में। इसके अलावा ये इसकी स्वव्यय की शक्ति नहीं है, मतलब अपनी मर्जी से नहीं आएगा। जैसा कि एक स्टेटमेंट हम बार बार यही पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर काम करता है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की सलाह पर काम करता है। राज्य सूची के बारे में यह बताया गया है कि राज्यपाल को शक्ति होगी। अध्यादेश की अधिकतम लाइफ कितनी हो सकती है, 6 माह और 6 सप्ताह। ये वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, पर ये एक लूप होल है। ये बता रहा है, ये जो केस स्टडी है यहाँ पर ये बता रहे हैं कि बिहार में किसी व्यक्ति ने राज्यपाल नहीं लाया होगा, तो बिहार में एक समय पे राज्यपाल ने अध्यादेश को लगभग 10 साल तक जिंदा रखा हुआ था। ठीक है, ये कैसी कंडीशन थी इसको देख लीजिए। अभी हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा कि केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल अपनी मर्जी से कोई अध्यादेश नहीं लाएंगे, लेकिन ये मंत्री परिषद, केंद्र में तो पीएम होंगे और राज्यों में सीएम होंगे। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद या राज्यों में मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की सलाह पर जब राष्ट्रपति या गवर्नर केंद्र में या राज्य में अध्यादेश लेकर के आएंगे, तो इसकी मैक्सिमम लाइफ हमने कितनी पढ़ी है, 6 माह प्लस 6 सप्ताह। तो ये बिहार का जो एक केस बताया गया है वहां पे 10 साल तक कैसे लागू रहा, इसका आंसर है उनकी एक्सेप्शनल पावर है, अपवाद स्वरूप जो शक्ति है कि कभी भी लागू कर सकते हैं अध्यादेश को और कभी भी समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी लागू कर सकते हैं, कभी भी समाप्त कर सकते हैं। अगर इस 6 माह के दौरान मान लीजिए 5 महीने और 28 दिन हो गए हैं एक बिल को, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उस बिल को समाप्त कर सकता है। फिर क्या करेगा, 29वें दिन फिर से उस बिल को लागू कर देगा, उसी अध्यादेश को लागू कर देगा बिना कोई चेंज किए। ठीक है, तो 5 माह 28 दिन या 29 दिन के बाद में क्या करेगा, उस बिल को समाप्त कर देगा, वापस से लागू कर देगा 30वें दिन। फिर से उस बिल की लाइफ कितनी होगी,
6 माह प्लस 6 सप्ताह, फिर से 6 माह बाद क्या करेगा, 5 महीने 28 दिन के बाद में उसको खत्म कर देगा और फिर से 30वें दिन क्या करेगा, फिर से लागू कर देगा। इस तरीके से कर करके इन्होंने बिहार में जो केस बताया गया है 10 साल तक ऐसे किसी बिल को कंटिन्यू किया गया था। ठीक है, बाद में वो मामला सुप्रीम कोर्ट गया, उसके बाद में ये बताया गया कि आप अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। हालांकि उसमें कुछ कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं आ पाया था, पर ये एक एक्सेप्शन है कि कैसे पॉलिटिक्स में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बिहार में एक राज्यपाल के द्वारा 10 साल तक इसको लागू किया गया है। इसके अलावा ये जो कंडीशन है इसी का आंसर है कि कैसे इसको लागू किया गया था। कभी भी इसको लागू कर सकते हैं और कभी भी इसको वापस ले सकते हैं। बस 6 महीने का टर्म खत्म नहीं होना चाहिए उस बिल के लिए। ठीक, इस तरीके से ये आपका अध्यादेश केंद्र में और राज्य में लागू किया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले देश में हम बजट पढ़ते हैं। जनरली ये जो बजट शब्द है वो संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं है। संविधान में कौन सा शब्द लिखा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण ये जो शब्द है बजट के लिए उपयोग किया जाता है आपके आर्टिकल नंबर 112 में। अब मैं आपको अभी आर्टिकल्स याद करने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम आर्टिकल्स को बिल्कुल एक सीरियल वाइज देखेंगे। पहले हम हर एक कॉन्सेप्ट को समझ ले रहे हैं कि कहां पे क्या क्या लिखा गया है, उसके बाद हम आर्टिकल्स को एक सरसरी निगाह से पढ़ लेंगे। पर कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि आपको बिल्कुल टिप्स पे याद रहने चाहिए, जैसे कि ये वाला है आपका आर्टिकल 112, ऐसा ही है आपका आर्टिकल नंबर 110। वैसे ही आपके जो राष्ट्रपति के समय भी आपातकाल लगता है, अलग अलग जो आपातकाल हैं उसमें 352, 356, 360 इस तरीके से कुछ ऐसे आपातकाल या कुछ ऐसे आपके आर्टिकल्स हैं जो हमेशा आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, वैसे हम पूरे 395 तक के आर्टिकल्स को एक बार पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं उसमें, पर कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपको रैंडमली याद होने चाहिए। आर्टिकल नंबर 112 यहाँ पर क्या बताया गया है, बजट के बारे में बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 112 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की परमिशन से बजट प्रस्तुत किया जाएगा, किसके सामने, संसद के सामने। उसके बाद में धन विधेयक पे अनुमति देने की पावर किसके पास है, राष्ट्रपति की परमिशन से धन विधेयक आएगा। उसके अलावा वित्तीय आपातकाल की घोषणा करना भी किसके पावर है, राष्ट्रपति की पावर है आर्टिकल 360 के अंदर। इसके अलावा कौन कौन से आपातकाल लगाए जाते हैं, वैसे हम आपातकाल की चर्चा करेंगे, पर आपने जो भी पढ़ा होगा आपातकाल के बारे में तो बताइएगा। आपातकाल 350 कौन कौन से आर्टिकल्स में है, 352, 356 और 360। 360 में तो आपने देखा आंसर क्या था, यहाँ पे वित्तीय आपातकाल लगाने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास में। यहाँ पे कौन कौन से आपातकाल लगाने की शक्ति है, पहले कौन सा है, राष्ट्रीय आपातकाल। सेकंड में कौन सा है, प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। उसके बाद में है राष्ट्रपति की एक और पावर कौन सी है, सैन्य शक्तियों के रूप में। ये क्या है, देश की तीनों सेनाओं का या जितनी भी सेनाएं हैं उन सभी का चीफ होता है कौन, आपका राष्ट्रपति। देश की जितने भी सैन्य शक्तियां हैं इन सभी शक्तियों का नियंत्रण किसके पास में होता है, राष्ट्रपति के पास में। इसके अलावा न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर्स क्या क्या है राष्ट्रपति के पास में। तो जनरली जुडिशरी हम जानते हैं कि भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। इस तरीके से केंद्र में या सेंटर पे जो सबसे हाईएस्ट है वो क्या है, आपका सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे हर एक राज्य में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिला न्यायालय है। इन सभी के अलावा राष्ट्रपति भी इनके टॉप पर बैठा हुआ है, ये मानकर चलिए। कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस होंगे जहां पर राष्ट्रपति इन सभी के निर्णय को बाईपास कर सकता है। जनरली आदमी यहां से सेटिस्फाई नहीं है तो ऊपर जाएगा, यहां से भी सेटिस्फाई नहीं है तो ऊपर जाएगा, लेकिन हर एक मामले में यहां से यहां जाने की पावर नहीं है। कुछ ऐसे केसेस होंगे जहां पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी राष्ट्रपति के पास में लेकर के जाया जा सकता है। ठीक है, कौन कौन से केस होंगे उसको हम देखेंगे। सेना न्यायालय अगर कोई दंड दिया है, जनरली सेना न्यायालय एक अलग कंडीशन है। ठीक है, इन तीनों ही जगहों पे सैन्य न्यायालय जो है फिट नहीं होता है। क्या किसी सैन्य अधिकारी को अगर टर्मिनेट किया गया है उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए किसी आर्मी के किसी ऑफिसर को उनके
हायर रैंक के अधिकारियों ने या उनके जो कोर्ट होते हैं, अलग से कोर्ट होते हैं, वहां से अगर उनको सस्पेंड कर दिया गया है, टर्मिनेट कर दिया गया है, ऐसी कंडीशन में क्या वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं? जनरली अपील करने की शक्ति इनके पास नहीं होती है। ठीक है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सेना से संबंधित मामलों को लेकर के नहीं जाया जाता है। तो सैन्य न्यायालय द्वारा अगर कुछ मामले पे सुनवाई दंड दे दिया गया है, इसको माफ करने की पावर किसके पास में है? ये टॉप पर बैठा आपका पोस्ट है कौन सा? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पास में। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए कोई ऐसे केस हैं जहां पर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दी गई है, ऐसे केस में भी अंतिम रूप से कहां पर वो अर्जी दे सकता है? अपना राष्ट्रपति के पास में। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास में अर्जी दे सकता है। इसके अलावा भी कुछ राष्ट्रपति की शक्तियां हैं जहां पर न्यायपालिका से संबंधित कुछ टर्म्स हैं, कुछ शब्दावली हैं, इसको देखते चलिएगा। यहां से एक प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, कि राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियों में किस प्रकार का डेफिनेशन लिखा गया है। राष्ट्रपति की जो न्यायपालिका शक्ति है उसमें जनरली हम 5 प्रकार की चीजों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि रिट पढ़ते थे 5 प्रकार के, रिट पढ़ते थे 5 प्रकार के, वैसे ही कुछ शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास, ये भी 5 प्रकार की हैं। जैसे कि सबसे पहला है क्षमा देने की शक्ति। क्षमा देने की शक्ति मतलब है राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को, मान लो ये हत्या का दोषी था, कोई व्यक्ति का एक क्राइम था हत्या के लिए, और हत्या के सजा के रूप में उसको कुछ दंड मिल गया था, चाहे आजीवन कारावास हो, चाहे हत्या के बदले उसको सजा मिली है मृत्युदंड की। ऐसे कंडीशन में अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे पूरी तरह से क्षमा कर सकता है। इसका मतलब है कि वो अब व्यक्ति जो है वो दोष मुक्त माना जाएगा, उसने कभी दोष किया ही नहीं था, ऐसी कंडीशन में पहुंच जाएगा। सेकंड एक टर्म है, एक शब्द है परिहार। परिहार का मतलब है कि सजा की मात्रा को घटा करके कम कर देना। मान लो किसी व्यक्ति को 10 वर्ष की कठोर सजा हुई थी, उसको घटा करके 5 साल कर दिया। एक शब्द है लघुकरण। यहां पे सजा की प्रकृति को बदलने की बात की गई है। जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया था, उसके नेचर को, सजा की प्रकृति को बदल करके क्या किया गया, इसको सिर्फ कारावास दे दिया गया। इसके बाद में है एक प्रविलंबन। प्रविलंबन, यहां पर प्रविलंबन, इसमें याद रखिएगा, अच्छा प्रविलंबन यहां पर ठीक लिखा है, विराम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, विराम में थोड़ा सा चेंज करना है। प्रविलंबन का मतलब है सजा को अस्थायी तौर पर रोक देना। सजा को अस्थायी तौर पर रोक देना, प्रविलंबन, यहां कुछ समय के लिए रोक देना। विराम, इसका मतलब क्या है? विराम भी आपके प्रविलंबन के जैसा ही है, लेकिन यहां पर यह याद रखिएगा कि विराम, इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को अगर कुछ सजा हुआ है, उसको एक लंबे समय के लिए, कुछ खास कंडीशन में इनको एक लंबे समय के लिए उस सजा से छूट मिल जाती है। ठीक है, विराम का मतलब यह होता है कि कोई ऐसी कंडीशन है जहां पे व्यक्ति, मान लो कोई गर्भवती महिला है, अब इनको अगर मान लो फांसी की सजा हो गई है गर्भवती महिला को, तो इस एक सजा में 2 लोगों की जान यहां पर जाएगी। कौन सा? एक तो उस महिला की और दूसरा उसके गर्भ में जो बच्चा है उसकी भी जान जा सकती है। ठीक है, तो ये जो गर्भवती महिला है, इसको एक अपील दायर करने का या अपील करने का एक पावर रहेगा, इसके पास एक शक्ति रहेगी, इसका फंडामेंटल राइट रहेगा कि वो राष्ट्रपति के पास अपील कर सकती है विराम के लिए। मतलब जब तक वो गर्भवती है, जब तक उसका बच्चा हो नहीं जाता है, तब तक वो क्या कर सकती है, इस सजा से खुद को मुक्त करवा सकती है। इसी को हम कह रहे हैं विराम। कुछ एक्सेप्शनल केस होंगे जहां पर राष्ट्रपति के पास ये पावर होगी कि वो उस सजा को कुछ समय के लिए विराम दे सकता है, 2 महीने, 4 महीने, साल भर, 2 साल, इस तरीके से कुछ समय के लिए ये विराम दे सकता है। प्रविलंबन में विलंब किया जा रहा है, विराम में भी विलंब किया जा रहा है, पर प्रविलंबन का एक कंडीशन याद रखिएगा। प्रविलंबन जो है वो सामान्य कंडीशन है। प्रविलंबन एक सामान्य कंडीशन है, यह सभी को मिल सकता है। किस चीज के लिए मिलेगा सभी को? उच्च अधिकारियों के पास अपील करने के लिए। उच्च अधिकारी ना कहें कि ये तो अंतिम अपीली क्षेत्र है आपका, राष्ट्रपति जो है, यहां पर वो चाहे तो अपील करने के लिए समय ले सकता है। अपील किसके पास करेगा? अब यहां पर थोड़ी सी ट्रिकी चीजें हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। प्रविलंबन एक सामान्य प्रक्रिया है जो कि सामान्य रूप से सभी को मिल सकता है। अपील कहां पे करेगा? मान लीजिए इनके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से किसी व्यक्ति को कोई सजा हुई है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से किसी व्यक्ति को सजा सुना दी गई है।
अब ये व्यक्ति क्या कर सकता है, मान लो इसको मृत्युदंड मिला है या कुछ ऐसा दंड मिला है जिसपे दोबारा सुनवाई नहीं हो सकती है, ऐसी केस में ये सीधे राष्ट्रपति के पास अपील कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास 5 ऑप्शन रहेंगे कंडीशन देखते हुए कि व्यक्ति को किस प्रकार की सजा हुई है। लेकिन उस व्यक्ति को मान लो ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने उसके मामले पर ठीक से सुनवाई नहीं किया है, उन्हें अपने केस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। राष्ट्रपति उस व्यक्ति को यह लगता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर पुनर्विचार करें तो उसका जो फैसला है वो चेंज हो सकता है। ऐसी कंडीशन में अपील करने के लिए, पुनर्विचार के लिए अपील करने के लिए उसको थोड़ा सा समय दिया जाता है, इसको हम कहते हैं प्रविलंबन। और अंतिम रूप से हमने पढ़ा था विराम। विराम जो है वो खास कंडीशन में ही दिया जाता है, जैसे कि हमने बात किया गर्भवती महिला की स्थिति में कि कोई व्यक्ति अपाहिज है या कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं। यहां पर विराम तब तक दिया जाएगा जब तक ये एक्सेप्शनल केस समाप्त नहीं हो जाता है। जैसे ही ये केस नॉर्मल होगा, जैसे ही ये व्यक्ति सामान्य कंडीशन में आएंगे, गर्भवती महिला मान लो अपने बच्चे को जन्म दे चुकी है, वैसे ही उसकी सजा जो है वो कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, इसकी सजा कंटिन्यू रहेगी। प्रविलंबन क्या है, कोई व्यक्ति को सजा मिला था, वो फिर से अपील करना चाहता है पुनर्विचार के लिए। अब उस पुनर्विचार के दौरान मान लो इसको मिला है कि अगले 6 माह में इसको फांसी की सजा दी गई है, और अगर ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार के लिए याचिका दायर करना चाहता है तो उसके लिए मान लो 1 साल का समय लगता है। पुनर्विचार याचिका पे सुनवाई पूरी होने में 1 साल का समय लगता है। मान लो इसको 6 महीने में ही अगर फांसी की सजा दे देंगे तो इसकी 1 साल की जो वैलिडिटी है, इसका जो समय काल है जब वो पुनर्विचार के लिए याचिका दे सकता है, ये तो इसका समाप्त हो जाएगा। ये भी इसका फंडामेंटल राइट है पुनर्विचार के लिए याचिका देने का, ये इसका फंडामेंटल राइट समाप्त हो जाएगा। इसीलिए वो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के पास प्रविलंबन के लिए अपील कर सकता है। प्रविलंबन का मतलब है पुनर्विचार के लिए कुछ समय के लिए इसको और छूट दी जाए अपने सजा से। मान लो ये व्यक्ति जेल में है तो ये व्यक्ति जेल में ही रहेगा, ये व्यक्ति जेल में ही रहेगा जब तक इसके पुनर्विचार पर सुनवाई नहीं हो जाती है। अंतिम रूप से जो इसको सजा मिलनी थी, फांसी की सजा, ये कुछ समय के लिए रुक जाएगी। मान लो इसको फांसी मिलना था, ये फांसी की सजा कुछ समय के लिए रुक जाएगी। अंतिम रूप से जब पुनर्विचार का डिसीजन आ जाएगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का, तब जा करके इसको वो सजा दी जाएगी जो इसके लिए, जो इसको मान लो पुनर्विचार में 2 केसेस हैं। एक तो है कि फैसला वही रहता है जो पहले दिया गया था, मान लो उसका फैसला चेंज हो जाता है। अगर फैसला चेंज हो जाता है तो नए फैसले के अकॉर्डिंग उसको सजा मिलेगी, और फैसला अगर वही रहता है तो जा करके उसको पुराने फैसले के अकॉर्डिंग इसको सजा मिल जाएगा। विराम के केस में याद रखिएगा, कुछ समय के लिए टर्मिनेट हो गई ये पूरा सजा, उसके बाद जैसे ही उस व्यक्ति का कंडीशन सामान्य होता है, इसकी सजा कंटिन्यू हो जाएगी। मान लो इस गर्भवती महिला को फांसी की सजा हुई थी, जैसे ही उसका बच्चा जन्म लेगा उसके बाद उसकी सजा कंटिन्यू होगी, उसके बाद उसको फांसी दी जा सकती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे राष्ट्रपति की 5 प्रकार की शक्तियों के बारे में पढ़ा है। कौन कौन सा है? क्षमा, परिहार, लघुकरण, प्रविलंबन और विराम। कौन कौन सा था? क्षमा, परिहार, लघुकरण, प्रविलंबन और विराम। इन 5 को आप मुझे एक एक करके बताते चलेंगे कि किसमें क्या है। सबसे पहला कौन सा था? क्षमा। किसी व्यक्ति को अगर क्षमा दान मिल गया है, इसका मतलब क्या है कि वो पूरी तरीके से दोष मुक्त हो गया है। किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास अगर मिला हुआ था, ऐसी कंडीशन में वो अब दोष मुक्त माना जाएगा। अगर राष्ट्रपति उसको क्षमा दान दे देते हैं तो वो अब दोष मुक्त माना जाएगा और वो एक आजाद नागरिक के रूप में घूम सकता है। उसके बाद उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस का फाइल जो है वो पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा। सेकंड कौन सा था? परिहार। परिहार का मतलब क्या था? सजा की मात्रा को कम करना या प्रकृति को कम करना? सजा की मात्रा को कम कर देना। मान लो किसी व्यक्ति को 1 वर्ष का कठोर कारावास हुआ था, इसको कम करके कितना कर देंगे? मान लो 6 माह की कठोर कारावास। यहां पर कारावास और उसकी कठोरता वैसी ही है पर इसका समय कम हो गया है। तीसरा कौन सा था? लघुकरण। लघुकरण में क्या था? सजा की मात्रा में भी चेंज हो सकता है पर इसमें मुख्य रूप से क्या है? सजा की प्रकृति को चेंज करना। ठीक है, सजा की प्रकृति को चेंज करना। मान लो 1 वर्ष का कठोर कारावास मिला था, सश्रम कारावास मिला था, इसको कम करके मान लो सामान्य कारावास में बदल दिया गया। रहेगा ये 1 वर्ष तक जेल में ही, पर इससे काम न लेकर के इसको सामान्य कारावास के रूप में रखा जाएगा। तीसरा कौन सा था आपका?
प्रविलंबन, ये सामान्य कंडीशन में है या एक्सेप्शनल केस में है? ये सामान्य कंडीशन है। किसी भी व्यक्ति को जो कि दोषी सिद्ध हो चुका है उसको अपील करने के लिए कुछ समय अगर चाहिए तो वो अपने केस की सुनवाई के जितने समय उसको लगने वाला है उतने समय के लिए प्रविलंबन की डिमांड कर सकता है। सामान्य कंडीशन में है, सभी व्यक्तियों को ये मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट कौन सा था? विराम। विराम किसके लिए है? एक्सेप्शनल केस है। अपवाद स्वरूप कोई महिला गर्भवती है या कोई व्यक्ति अपाहिज है, ऐसी कंडीशन में उनको जो बेनिफिट मिलेगा विराम के थ्रू मिलेगा, ठीक है। सबसे पहला कौन सा था? क्षमा। व्यक्ति दोष मुक्त हो जाएगा, उसके केसेस के सारे फाइल बंद हो जाएंगे। परिहार कौन सा है? सजा की मात्रा को कम कर देना। लघुकरण में क्या है? सजा की प्रकृति को कम कर देना, प्रकृति बदल देना। प्रविलंबन सभी के लिए है, सामान्य कंडीशन है। विराम किसके लिए है? अपवाद स्वरूप है, किसी व्यक्ति के कोई खास स्टेट में कोई खास कंडीशन में है, ऐसे कंडीशन में ये जो है विराम का उपयोग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। इन पांचों में अगर कोई डाउट रहेगा तो आप वापस से पूछ सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति की जो सबसे मेन पावर है, जो सबसे प्रमुख शक्ति है जिसके लिए राष्ट्रपति फेमस है, वो कौन सा है? मृत्यु दंड को समाप्त करने की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट से मान लीजिए किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड मिल चुका है, सुप्रीम कोर्ट किसी केस में अंतिम रूप से मृत्यु दंड का फैसला दे चुका है। इस व्यक्ति को जिसको भी एक व्यक्ति है, मान लो ए है, इस व्यक्ति को मृत्यु दंड प्राप्त हो चुका है। अब इसके पास सबसे पहली पावर क्या है? राष्ट्रपति के पास मान लो ये व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में फिर से पुनर्विचार के लिए याचिका दायर करना चाहता है, तो सबसे पहले ये कहां पर? राष्ट्रपति के पास एक याचिका दायर करेगा। कौन सा? प्रविलंबन के लिए। सभी को मिलता है ना प्रविलंबन? प्रविलंबन के लिए एक याचिका दायर करेगा। ये उस सुप्रीम कोर्ट में वापस से पुनर्विचार के याचिका दायर करेगा। तब तक उसको सजा उसका कंटिन्यू चलता रहेगा, पर अंतिम रूप से मान लो उसको फांसी की सजा दी गई थी तो उसको फांसी नहीं होगा, बस वो जेल में रहेगा, ठीक है। प्रविलंबन में इसको समय मिल गया, अब ये सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार के लिए याचिका दायर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मान लो वापस से अपना फैसला बरकरार रखा है, वही फैसला दिया जो कि उसको शुरुआत में मिला था, फांसी का सजा फिर से मिल गया है। अब ये क्या कर सकता है? चाहे तो अंतिम रूप से राष्ट्रपति के पास जा सकता है। राष्ट्रपति अब चाहें तो उसकी फांसी की सजा को समाप्त कर सकते हैं, इसकी फांसी की सजा को समाप्त कर सकते हैं, इसको जीवन दान दे सकते हैं। जैसे कि इसका सबसे फेमस केस है आपका निर्भया वाले केस में जो आया था, ठीक है। निर्भया केस जो 2012 वाला था, वहां पे जितने भी उस रेप के जो आरोपी थे उन सभी में से तो एक शायद माइनर था, उस माइनर को तो शायद सजा नहीं हुआ था, बाद में शायद उसने सुसाइड कर लिया था। जितने भी लोग उसमें दोषी पाए गए थे, 2 या 3 जितने भी दोषी पाए गए थे, उनमें से जो 3 व्यक्ति थे इन सभी की एज प्रूव हो चुकी थी कि ये माइनर नहीं है। ऐसे केस में उनके ऊपर पूरा लंबे समय तक ट्रायल चला था, ट्रायल चलने के बाद उनमें फैसला आया था। अंतिम रूप से ये केस लंबे समय तक लटका क्यों हुआ था? क्योंकि इन्होंने राष्ट्रपति के पास में किसके लिए दायर याचिका लगाया हुआ था? सबसे पहले प्रविलंबन के लिए। हमने देखा था कि केस का फैसला आने के बाद भी लंबे समय तक इनको सजा नहीं हुआ था, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति के पास प्रविलंबन के लिए याचिका दायर किया हुआ था। प्रविलंबन किस लिए मिला था उनको? सुप्रीम कोर्ट में वापस से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी, उस फांसी की सजा से बचने के लिए ये पुनर्विचार याचिका दायर करना चाहते थे। पुनर्विचार याचिका के बाद जब उनको वापस से सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बरकरार रखा, तब ये फिर से राष्ट्रपति के पास गए थे अपनी फांसी की सजा को माफ करवाने के लिए, पर राष्ट्रपति ने इस पर साइन नहीं किया था और इनकी फांसी की सजा बरकरार रह गई थी। अंत में इनको फांसी दिया गया था, ठीक है। तो राष्ट्रपति की जो सबसे मुख्य पावर है न्यायिक शक्तियों में, सबसे मुख्य पावर कौन सी है? कि ये चाहे तो मृत्युदंड को भी माफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है राजनयिक शक्तियां, डिप्लोमेटिक पावर्स। विदेशों में जो हमारे राजदूत होते हैं, जितने भी इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी होते हैं, इनको अलग अलग देशों में हम अपने क्या करते हैं? फॉरेन रिलेशन मैनेज करने के लिए इनको अलग अलग देशों में नियुक्त किया जाता है। ये इनको क्या कहा जाता है? राजदूत या उच्च आयुक्त। उच्च आयुक्त कहाँ पे कहते हैं? ऐसे देश जिनको कि हम कॉमनवेल्थ नेशंस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर 2 शब्द हैं, हालांकि दोनों का काम ड्यूटी बिल्कुल सेम है, राजदूत और उच्चायुक्त।
दोनों ही इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी होते हैं, या अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आपके विदेशों के मामलों में जानकार है तो आपका विदेश मंत्रालय के द्वारा इनको राजदूत या उच्चायुक्त के रूप में अपनी नियुक्ति दी जा सकती है। तो राजदूत ये भी आईएफएस से आते हैं, उच्चायुक्त ये भी आईएफएस से आते हैं। डिफरेंस क्या है, सिर्फ ये सामान्य देशों में है। सामान्य कहने का मतलब है कि कुछ अलग देश भी हैं क्या, तो सामान्य देश किनको छोड़ करके, ऐसे व्यक्ति जो कि कॉमनवेल्थ नेशंस के रूप में जाने जाते हैं, कॉमनवेल्थ नेशंस के रूप में जाने जाते हैं। अब ये कॉमनवेल्थ क्या है, ऐसे देशों का समूह है जो कि कभी ना कभी ब्रिटेन की कॉलोनी रहे थे। ठीक है, ब्रिटेन की कॉलोनी जितने भी देश थे, इन्होंने अंत में जब अलग अलग समय पे इनको आज़ादी मिलती गई, इनका जो ग्रुप है इन्होंने आपस में सहमति से ग्रुप फॉर्म किया, इसको हम कहते हैं कॉमनवेल्थ नेशंस। तो कॉमनवेल्थ नेशंस में जो हमारे आईएफएस अधिकारी नियुक्त होते हैं हमारे राजनीति को संभालने के लिए, उनके साथ फॉरेन रिलेशन को मैनेज करने के लिए, इनको कहा जाता है उच्च आयुक्त और सामान्य देशों में राजदूत। इन सभी की नियुक्ति किसके साइन पर होती है, इन सभी की नियुक्ति किसके साइन पर होती है, राष्ट्रपति। भाई राष्ट्रपति हर एक देश में रह करके फॉरेन रिलेशन मैनेज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो क्या भेजते हैं, अपने राजदूत। पुराने जमाने में जो राजा होते हैं वो भी क्या भेजते थे, अपने राजदूत भेजते थे विदेशों के लिए। ठीक है, तो हमारे देश में राजा के समतुल्य कौन है, प्रेसिडेंट, तो इनके भी राजदूत कहाँ जाते हैं, विदेशों में। किस पोस्ट से आते हैं, फॉरेस्ट या फॉरेन सर्विसेज वाले। देश में 3 अखिल भारतीय शक्तियां सेवाएं कौन कौन सी है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। ये आईएफएस फॉरेस्ट वाला है या फॉरेन वाला है, फॉरेस्ट वाला है। ठीक, तो ये थे राष्ट्रपति की कुछ राजनयिक शक्तियां, डिप्लोमेटिक पावर्स। अलग अलग देशों के साथ हमारे संबंधों को मजबूत रखने के लिए हमारे जो सिविल सर्विस के अधिकारी हैं उनको नियुक्त करने की शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास में। नेक्स्ट है इसकी वीटो पावर्स, वीटो शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियों में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका जहां से प्रश्न पूछा जाता है, वीटो शक्तियां। इसका जिक्र किया गया है आर्टिकल नंबर 111 में, लेकिन आर्टिकल से ज्यादा इसका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब वापस से जैसे आप बार बार रिवाइज करते हैं, एक कानून बनने के लिए सबसे पहले एक बिल आता है। बिल कहाँ जाता है, लोकसभा राज्यसभा में जाता है, फिर क्या होता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति के पास अब जितने ऑप्शंस हैं उन्हीं में से कुछ ऑप्शंस क्या हैं, वीटो। राष्ट्रपति सामान्य तरीके से इस पर अगर साइन कर दे तब तो ये बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। लेकिन एक सेकंड कंडीशन भी है कि राष्ट्रपति चाहे तो साइन करे या चाहे तो मना भी कर सकता है। यहीं पर हमको वीटो शक्तियों को पढ़ना पड़ेगा। राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां हैं जिनको कि अगर चाहे तो अपने अलग अलग समय पे उपयोग कर सकता है, जैसे कि यहां पे बताया गया है कि वीटो या निषेधाधिकार। असल में जो वीटो है ये एक लैटिन टर्म है, इसका मतलब ही होता है मना करना। वीटो का मतलब क्या होता है, मना करना। ये जो लैटिन शब्द है इसका मतलब होता है मना करना, और इसको हिंदी में हम कहते हैं राष्ट्रपति के निषेधाधिकार। जो बिल है अगर सामान्य रूप से अगर वो साइन नहीं करना चाहता है तब जा करके वो जो शक्तियां यूज करेगा, उस बिल को पास होने से रोकने के लिए जो शक्तियां यूज करेगा, इन्हीं को हम कहते हैं वीटो पावर्स, निषेधाधिकार। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से तरीके की शक्तियां हैं, इसमें जनरली 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। पहली कंडीशन तो सिंपल सी है, अगर राष्ट्रपति उसमें सहमति दे देता है तब तो वीटो की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर वो असहमति रखता है, राष्ट्रपति उस बिल को पास नहीं होने देना चाहता, तब जाकर के उसके पास ये 3 शक्तियां हैं। सबसे पहली चीज कि राष्ट्रपति उसमें पूरी तरीके से असहमत है। दूसरी कंडीशन है कि राष्ट्रपति उस बिल से पूरी तरीके से सहमत भी नहीं है, असहमत भी नहीं है। अगर उस बिल में कुछ चेंजेस हो जाए, संशोधन हो जाए, तो उस बिल को वापस से वो क्या कर सकता है, साइन कर सकता है, और उस संशोधन के लिए वो क्या करता है, पुनर्विचार के लिए भेजता है। कहां पर, संसद को। संसद के पास अगर पुनर्विचार के लिए चाहे तो भेज सकता है। और तीसरी कंडीशन है उस बिल पर कोई भी निर्णय न दे। ठीक है, तो जो सबसे पहली कंडीशन है इसी को हम कहते हैं, अगर अपनी पूरी तरीके से असहमति व्यक्त कर दे, इसी को हम कहते हैं सबसे पहला वीटो है हमारा पूर्ण वीटो या एब्सोल्यूट वीटो। इसी के लिए हिंदी में एक शब्द और यूज होता है, अत्यांतिक वीटो। कुछ किताबों में आपको पूर्ण वीटो मिल सकता है, कुछ किताबों में अत्यांतिक वीटो, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वीटो।
एब्सोल्यूट वीटो का मतलब यह है कि सिंपली वो चाहे तो अनुमति देने से ही मना कर दे, ठीक है। इसको सिर्फ 2 बार यूज किया गया है। एक था पेप्सू एक्ट, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। पंजाब को विभाजित करने के इससे संबंधित कुछ विधेयक लाए गए थे, इसी समय यहां पर इसको यूज किया गया था। और दूसरा था जितने भी सांसद हैं इनके वेतन में संशोधन को लेकर के एक बिल आया था। इन दोनों ही केस में अभी तक सिर्फ आपका एब्सोल्यूट वीटो यूज किया गया है, ठीक है। एब्सोल्यूट वीटो क्या है? राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने से पूरी तरीके से मना कर दे, यही है आपका एब्सोल्यूट वीटो। सेकंड है आपका पुनर्विचार के लिए भेजा, जो सेकंड ऑप्शन है उसके पास पुनर्विचार के लिए भेजने का। इसी को हम जब वीटो के टर्म्स में कहते हैं तो इसका नाम है निलंबनकारी वीटो या सस्पेंसिव वीटो। निलंबनकारी वीटो या सस्पेंसिव वीटो, इसका मतलब यह है कि वो इस बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन जैसे कि हमने बिल लागू होने से संबंधित जो प्रोसेस पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर पुनर्विचार के लिए लौटा दिया है राष्ट्रपति ने किसी बिल को, उसके बाद अगर वो बिल वापस से आता है राष्ट्रपति के पास में, चाहे संशोधन किया गया हो चाहे ना किया गया हो, अब राष्ट्रपति की मजबूरी है उस बिल पर साइन करने की। मान लीजिए सबसे पहली कंडीशन हमने देखा कि राष्ट्रपति को अगर उसको बिल पास नहीं उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता है वो बिल, तो क्या कर सकता है? सबसे पहले मना कर सकता है। ये कौन सा हो गया? एक सामान्य कंडीशन, इसको हम कह रहे हैं पूर्ण वीटो। सेकंड कंडीशन है अगर वो उस बिल पर चाहता है कि कुछ संशोधन हो जाए और उसको भेज दे वापस पुनर्विचार के लिए। अगर पुनर्विचार के लिए कोई बिल भेज दिया गया है, अब लोकसभा और राज्यसभा से वो बिल चाहे जिस रूप में पास हो जाए, इससे चाहे जिस रूप में पास हो जाए, चाहे इसको संशोधन करके चाहे बिना संशोधन के, जैसे ही लोकसभा या राज्यसभा के पास ये बिल पास हो जाता है, अगला स्टेप क्या होगा? फिर से ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब प्रेसिडेंट जो है वो इस पर साइन करने के लिए मजबूर है, बाध्य है, ठीक है। वो क्या है? अब बाध्य होगा। अब उस बिल पर वो कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके पास जितने भी लाइफ लाइन थे, जितने ऑप्शंस थे, वो खत्म हो गए हैं। एक ऑप्शन था उसके पास पुनर्विचार के लिए भेजने का, उसने पुनर्विचार के लिए भेज दिया, चाहे जिस भी कंडीशन में पास हो गया वो बिल, अब उसको साइन करने की यहाँ पे मजबूरी होगी। इसी को हम कह रहे हैं सस्पेंसिव वीटो या निलंबनकारी वीटो, ठीक। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आपका एक वीटो रह गया है, ये है जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। इसका मतलब है कि वो ना तो हाँ कहे ना तो ना कहे, बस बिल को अपने पास अपनी जेब में रख करके घूमता रहे। इसको हम कहते हैं पॉकेट वीटो, ठीक है। और ये जो पॉकेट वीटो है इसका सिर्फ एक बार उपयोग किया गया था ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। जनरली क्वेश्चन पूछता है कि जेबी वीटो का प्रयोग किसने किया था, तो एक राष्ट्रपति थे हमारे ज्ञानी जैल सिंह। इन्होंने डाक तार अधिनियम से संबंधित कुछ रूल्स आए थे, इनको मना कर दिया था। असल में ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा था यहाँ पर, तो उन्होंने इस बिल पर साइन करने से मना कर दिया था डाक तार अधिनियम में, ठीक है। तो ये जो 3 प्रकार के वीटो हैं ये भारत में राष्ट्रपति के पास में है। अब यहां पर जितने वीटो पावर्स है इस पर वापस से एक बार रिवीजन करते चलेंगे। सबसे पहला वीटो पावर कौन सा है राष्ट्रपति का? पूर्ण वीटो। क्या यहां पर राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य है? पूर्ण वीटो कब लगाएगा? जब वो इस बिल को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देगा, उस बिल को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दे। सेकंड ऑप्शन क्या है राष्ट्रपति के पास? पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ठीक है। इसको हम क्या कह रहे हैं? सस्पेंसिव वीटो। पुनर्विचार के लिए अगर भेजेगा तो वापस संसद में जाएगा, ठीक है। ये वापस से संसद में चला जाएगा। संसद के दोनों हाउसेस से अगर ये बिल पास हो जाता है, अब जाकर के वापस राष्ट्रपति के पास आएगा। राष्ट्रपति अब ये बाध्य है या फिर नहीं है? अब ये जाकर के यहाँ पर जैसे ये राष्ट्रपति के पास में आया तो राष्ट्रपति इस पर साइन करने के लिए बाध्य हो जाएगा। लास्ट हमने कौन सा पढ़ा? पॉकेट वीटो या जेबी वीटो कहा जाता है इसको, पॉकेट वीटो। इसमें क्या है? राष्ट्रपति के पास क्या शक्तियां हैं? कोई निर्णय नहीं लेगा, कोई निर्णय नहीं ले रहा है, कोई भी निर्णय नहीं लेगा, ना तो इसमें हाँ बोल रहा है ना तो ना बोल रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, बस बता रहे हैं कि हाँ मेरे पास बिल पहुंच गया है, मैं देखूंगा, ठीक है। वो कब देखेंगे क्या देखेंगे कुछ भी नहीं बताया गया है। असल में ये पावर राष्ट्रपति के पास कहां से आ जाती है?
तो जो पावर है राष्ट्रपति की वो कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति को किसी बिल पर कितने समय के अंदर साइन करना है। ठीक है भाई, कोई बिल में अगर साइन करने की जो समय अवधि तय होती तो ये पावर समाप्त हो जाती। हमको संविधान में कहीं भी नहीं बताया गया है कि राष्ट्रपति 10 दिन में भेजेगा उस बिल को साइन करके, 20 दिन में, 30 दिन में या 1 साल में, कुछ भी नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो समय लिखा नहीं गया है, निर्धारित नहीं किया गया है, इसी वजह से राष्ट्रपति के पास ये शक्ति आती है जिसको हम कह रहे हैं पॉकेट वीटो। अब यहीं पर आपको हो सकता है कि कभी एग्जाम में पूछ ले कि राष्ट्रपति के जो पॉकेट वीटो है, ऐसा ही पॉकेट वीटो का पावर जो है वो यूएसए के राष्ट्रपति के पास भी होता है और इंडिया के राष्ट्रपति के पास भी है। किसके पास पॉकेट वीटो ज्यादा पावरफुल है, यूएसए के राष्ट्रपति का या इंडिया के राष्ट्रपति का? जनरली देखा जाए तो यूएसए ज्यादा पावरफुल कंट्री है, लेकिन यहां पर क्या बताया गया है कि इनका जो राष्ट्रपति है ये कितने दिन में बिल को पास कर देगा, मतलब कितने दिन में साइन करना जरूरी है, 10 दिन। यहां पे 10 दिन का केवल समय दिया गया है। ठीक है, तो यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं उनको 10 दिन पे, चाहे वो हाँ बोले ना बोले, पुनर्विचार के लिए भेजें, जो करना है करें, पर उनके पास कितना समय रह सकता है? मैक्सिमम 10 दिन। जबकि भारत में ऐसा कुछ दिन निर्धारित है क्या? नहीं है। इसीलिए एक स्टेटमेंट एग्जाम में हमको देखने को मिलता है कि भारत के राष्ट्रपति की जेब अमेरिका के राष्ट्रपति की जेब से बड़ी है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की जेब अमेरिका के राष्ट्रपति की जेब से बड़ी है। क्यों? क्योंकि इसके पास उसको लंबे समय तक, मतलब इनफाइनाइट टाइम तक रखने की आजादी है। वो जो बिल हमने पढ़ा था लास्ट वाला, पॉकेट वीटो वाला, ये बिल अभी भी पार्लियामेंट, आपके राष्ट्रपति के हाउस में पड़ा होगा। ठीक है, आपका जो ये जो कुछ बिल्स आए थे सामान्य कंडीशन में, पेप्सो एक्ट या संसद वेतन अधिनियम, इनको राष्ट्रपति ने मना कर दिया है। अगर वो मान लो उसमें कोई निर्णय नहीं देंगे, जैसे कि यहाँ पर ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा डॉक्टर अधिनियम में कोई निर्णय नहीं दिया गया था, यस भी नहीं बोले हैं, नो भी नहीं बोले हैं, उसको वापस पुनर्विचार के लिए नहीं भेजे हैं। ये जो बिल है अभी भी आपके राष्ट्रपति के ऑफिस में ये बिल अभी भी पड़ा होगा। ठीक है, आपको ये कहे कि आप उस पर साइन कर दो, तो जो प्रेजेंट राष्ट्रपति हैं वो ये कहेंगे कि जिसके समय में आया था वो साइन करें, और वो राष्ट्रपति तो अब चले गए हैं। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह जिंदा हैं क्या? नहीं है। तो अब ये बिल तभी पास होगा जब वो पुनर्जन्म लेकर के फिर से राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक स्टेटमेंट क्या याद रखनी है कि राष्ट्रपति के पास कोई दिन की बाध्यता है क्या कि कितने दिन में बिल पे साइन करना है? नहीं है। जबकि यही चीज राष्ट्रपति, जो यूएसए के राष्ट्रपति हैं, उनके पास 10 दिन की बाध्यता है। 10 दिन में उसको बिल पर हाँ बोले चाहे ना बोले, चाहे उसको रिजेक्ट कर दें या वापस भेज दें, कुछ भी करना है करें, लेकिन 10 दिन का समय दिया गया है। ठीक है, इसीलिए इंडिया के राष्ट्रपति का जो पावर है वीटो के केस में वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। अब यहीं पे यूएसए के राष्ट्रपति की एक बात आई है, तो यहीं पे याद रखिएगा, हमने कितने वीटो के बारे में पढ़ा है? 3 प्रकार के। यहां पर होते हैं 4 प्रकार के। 3 तो सेम है जो हमने पढ़े हैं, राष्ट्रपति, इंडिया के राष्ट्रपति के लिए हमने पढ़े हैं, 3 वही हैं। चौथा कौन सा है? चौथा जो है वो इसी का एक थोड़ा सा विस्तारित रूप है। हालांकि एग्जाम में ये पूछेगा नहीं आपको, पर जानने के लिए याद रखिएगा कि इसी का एक विस्तारित रूप है, एब्सोल्यूट वीटो का एक विस्तारित रूप है। जो चौथी पावर है यूएसए के राष्ट्रपति के पास, यहां पर सबसे पहली कंडीशन क्या है? सॉरी, ये सेकंड वाले में आएगा आपका, ये निलंबनकारी वीटो जो हमने पढ़ा था, सस्पेंसिव वीटो। अगर हमारे राष्ट्रपति के पास उस बिल पर पुनर्विचार के बाद वापस आता है तो उसके पास बाध्यता है या नहीं है? बाध्यता है उसके पास उस बिल पर साइन करने की। लेकिन मान लो यहां पे यूएसए के केस में अगर राष्ट्रपति चाहे तो पुनर्विचार वाले बिल को एक बार फिर से लौटा सकता है, और अब जाकर के जो वहां की पार्लियामेंट है, जो संसद है, वो उस बिल को सामान्य से अधिक बहुमत से अगर पास कर देती है, सामान्य से अधिक बहुमत से अगर पास कर देती है, तो उस राष्ट्रपति के पास अब मजबूरी होगी कि वो उस पर साइन करें। यही एक एक्स्ट्रा कंडीशन है, जनरली एग्जाम में, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है कि भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के वीटो हैं, यूएसए के राष्ट्रपति के पास 4 प्रकार के वीटो हैं। देखो, जैसे कि हमारे यहां पुनर्विचार के लिए अगर भेजा है राष्ट्रपति ने, पुनर्विचार के लिए अगर भेज दिए हैं तो कहां जाएगा? ये संसद में जाएगा, संसद के दोनों हाउसेस में पास होगा फिर से।
किसी भी कंडीशन में, चाहे ये अमेंडमेंट हो के या बिना अमेंडमेंट के, ठीक है, संसद में अगर चाहे उस पर कुछ भी संशोधन हुआ हो या ना हुआ हो, वो बिल जब वापस राष्ट्रपति के पास आएगा तो उसकी मजबूरी है साइन करना, ठीक है। लेकिन यहां पे यूएसए के केस में क्या होगा, वो सेकंड टाइम फिर से भेज सकता है आपके संसद को, ठीक। अब संसद यूएसए की अगर बात कर रहे हैं तो इसको एक बार यहां पर देख लीजिए, हाँ 2 बार वहां पे पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। जब सेकंड टाइम वहां पे सामान्य से अधिक बहुमत से पास होता है, तब जा करके वो बिल पे साइन करना उनके लिए जरूरी हो जाता है। यूएसए के मान लीजिए वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन, ठीक। यूएसए के राष्ट्रपति हैं, इनके पास एक बिल आया था, इस बिल को इन्होंने क्या किया, पुनर्विचार के लिए भेज दिया, ठीक है। इन्होंने इस बिल को पुनर्विचार के लिए भेज दिया। अब पुनर्विचार होने के बाद में, पुनर्विचार के लिए अब इन्होंने भेजा तो ये बिल वापस से वहां की लोकसभा राज्यसभा में जाएगा, वहां की संसद में जाएगा। इस संसद से मान लो ये बिल जो है वो पास हो जाता है। अब ये वापस जाएगा राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति इस बिल को वापस से एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ये जो पुनर्विचार के लिए भेजा गया है, ये बिल वापस से वहां की संसद में पास होगा, लेकिन अब इसको सामान्य से ज्यादा बहुमत से पास होना पड़ेगा, सामान्य से अधिक बहुमत से पास होना पड़ेगा। जैसे ही इसको सामान्य से अधिक बहुमत प्राप्त होगा यहां पे, अब वापस से ये बिल कहां पे जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, वहां के राष्ट्रपति के पास जाएगा, और ये अब उस बिल पर साइन करने के लिए मजबूर होंगे, ये उनकी बाध्यता हो जाएगी, ठीक है। यही चीज एक अलग है यूएसए के राष्ट्रपति के केस में, ठीक है। तो भारत में जो 3 कंडीशन है ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को ठीक से पढ़ना है और याद रखना है। कौन कौन सी 3 वीटो है राष्ट्रपति के पास में, सबसे पहला पूर्ण वीटो, जिसमें कि क्या करेगा, अनुमति देने से बिल्कुल रिजेक्ट कर देगा, मना कर देगा। सेकंड वीटो कौन सी है, निलंबनकारी या सस्पेंसिव वीटो, इसमें क्या एक शब्द याद रखना है आपको, पुनर्विचार। राष्ट्रपति चाहे तो बिल को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। तीसरा केस कौन सा है आपका, पॉकेट वीटो। ये पॉकेट वीटो क्यों आता है, क्योंकि हमारे संविधान में कहीं पर भी समय की बाध्यता नहीं है कि राष्ट्रपति कितने दिन में इस बिल पर साइन करेगा, ये समय कहीं पर डिफाइन नहीं किया गया है, इसीलिए चाहे तो कितने भी समय तक ये अपने पास रख सकते हैं। इसी को हम क्या कह रहे हैं, जेबी वीटो, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति की कुछ प्रमुख शक्तियां थी। चलिए नेक्स्ट, इनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, तो बस हम उसको बिल्कुल सरसरी निगाह से देखते चलेंगे। जैसे कि यहाँ पे मंत्रियों के बारे में कुछ प्रावधान बताए गए हैं। अब मंत्री कहने का मतलब क्या था, यहाँ पे मैंने आपसे पूरा एक स्ट्रक्चर डिस्कस किया था कि सरकार जो है वो किस तरीके से फॉर्म होती है, किसको हम सरकार कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये कौन है, सभी के सभी सामान्य सांसद के रूप में चुन करके आए हैं। इसी संसदों में से कुछ व्यक्तियों को चुना जाएगा। ये व्यक्तियों का समूह क्या कहलाता है आपका, मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल। मंत्री परिषद ये एक बड़ा समूह है, ठीक है। उसके बाद में इनमें से जो खास खास मंत्री होंगे, इनका समूह क्या कहलाता है, मंत्रिमंडल। और इन मंत्रियों में भी ये जो एक अंदर का जो एक सर्कल है, ये एक्चुअली में कहीं पर भी डिफाइन नहीं है। इसको हम सामान्य समझ के लिए क्या कहते हैं, किचन कैबिनेट। ये पॉलिटिकल पावर का कोर है, जहां पर पूरी की पूरी शक्ति विद्यमान है। इनकी बात को कोई भी नहीं काट सकता, ठीक है। मंत्रिमंडल भी नहीं, मंत्री परिषद भी नहीं, राष्ट्रपति भी नहीं। किचन कैबिनेट में कौन कौन शामिल है, मान लो अगर वर्तमान सरकार की बात करें तो जो 2-3 खास लोग हैं आपके मोदी जी हो गए, अमित शाह जी हो गए, राजनाथ सिंह जी हो गए। ये जो कुछ खास बड़े चेहरे हैं जहां पर जिनके पास शक्ति, जो पूरे उस राजनीति में, उस राजनीतिक पार्टी में दबदबा रखते हैं, जिनके नाम से उस पार्टी को वोट मिलते हैं, ये व्यक्ति जो है, इनका निर्णय कोई भी मंत्री इससे अलग नहीं जा सकता है। उनका जो निर्णय है वो इनसे पूछ कर ही होता है। इस छोटे समूह को हम क्या कह रहे हैं, किचन कैबिनेट। उसके अलावा मंत्रिमंडल, यहाँ पे कुछ खास लोग हैं जिनको कि मंत्रिमंडल या कैबिनेट मिनिस्ट्री मिली हुई है, इस समूह को हम कहते हैं मंत्रिमंडल। यहाँ पर सामान्य रूप से जितने लोगों को मंत्री का पद दिया गया है, इस समूह को हम क्या कहते हैं, मंत्री परिषद। और जिनको भी मंत्री का पद नहीं मिला है पर वो चुनाव जीत करके आए हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं, एमपी। इन्हीं चीजों के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि संविधान के
अनुच्छेद 74 और 75 में मंत्रियों के बारे में बताया गया है। यहाँ पे ये बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री और अपने उसके मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेंगे। उसके बाद हमने चर्चा किया है कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, राज्य मंत्री कौन होते हैं, उप मंत्री कौन होते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और अधीनस्थ प्रभार की चर्चा हम कर चुके हैं, ठीक है। तो कैबिनेट मंत्री के बारे में हमने बात किया कि ये क्या क्या है। इसमें जितनी चीजें लिखे हैं आप चाहे तो बस एक रीडिंग मार सकते हैं। बस इसका कंक्लूजन क्या है कि जो अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग हैं, जैसे कि वित्त विभाग हो गया, विदेश विभाग हो गया, गृह मंत्रालय हो गया, इन सभी के जो मिनिस्टर्स हैं इनको हम कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। राज्य मंत्री कौन है? अब ये राज्य मंत्री कहाँ पे फिट होगा इस सर्कल में? ये तो हो गए सारे के सारे आपके सांसद, ये हो गया आपका मंत्रिमंडल वाला कैटेगरी। इसमें मंत्रिमंडल में कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको कि हम अलग से एक दर्जा दे देंगे, एक पोस्ट दे देंगे राज्य मंत्री का। मंत्री परिषद में से ही कुछ लोगों को हम दर्जा दे देते हैं राज्य मंत्री का, ठीक है। इसी में से कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जिसको कि दर्जा मिल जाए उप मंत्री का, ठीक है। तो जब भी राज्य मंत्री या उप मंत्री की बात आती है, चाहे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो चाहे अधीनस्थ प्रभार हो, वो किसका हिस्सा रहते हैं? हमेशा मंत्री परिषद का, ठीक है। मंत्रिमंडल एक बहुत सेपरेट ग्रुप है, बहुत क्लोज ग्रुप है, जहां पे एकदम खास खास लोगों को बैठाया जाता है। इन लोगों को मीटिंग में तभी आना है जब उनको मंत्रिमंडल के द्वारा बुलाया जाता है। अदरवाइज अगर कहा जाए कि कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है, तो कोई भी एक्स्ट्रा मिनिस्टर कोई भी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा, कोई भी एक्स्ट्रा मंत्री यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। मंत्री होने के बाद भी सोचिए कितनी रेस्ट्रिक्शन है, कितनी पावर होगी इस कैबिनेट के पास में कि वो मंत्री जिसके आसपास जब कोई बाहर निकलते हैं तो इनके पास लोगों का हुजूम लग जाता है, वो मंत्री भी यहाँ पर इस कैबिनेट से बाहर रहेंगे जब तक उनको नहीं बुलाया जाएगा, हाथ जोड़ के बाहर खड़े रहेंगे, ठीक है। तो मंत्री परिषद एक बड़ी संस्था है, इसी में से कुछ लोगों को चाहे तो राज्य मंत्री का चाहे तो उप मंत्री का पोस्ट मिल जाता है। राज्य मंत्री के रूप में भी उनको स्वतंत्र प्रभार दे सकते हैं किसी एक मिनिस्ट्री का, चाहे तो किसी मिनिस्टर के अंदर इसको रखा जा सकता है, चाहे तो किसी कैबिनेट मिनिस्टर की हेल्प करने के लिए उप मंत्री को नियुक्त कर सकते हैं, चाहे तो इनकी हेल्प करने के लिए राज्य मंत्री को नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो राज्य मंत्री अगर इनको सेपरेट कोई विभाग मिला है तो इसको हम कहते हैं स्वतंत्र प्रभार, और अगर किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर की हेल्प कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में इनको कहते हैं क्या? अधीनस्थ प्रभार, ठीक है। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, राज्य मंत्री हमने समझ लिया, राज्य मंत्री अधीनस्थ प्रभार कौन होते हैं ये भी हमने देख लिया। इसके अलावा उप मंत्री के बारे में बस ये चीज याद रखिएगा कि उप मंत्री के बारे में संसद में कहीं भी बताया नहीं गया था, और इसमें 1997 के बाद से किसी व्यक्ति को उप मंत्री नहीं बनाया जाता है जनरली। इसमें एक चीज मैंने आपको डिस्कस किया था कि इनको अनुभव दिलाने के लिए, किसी विभाग में कैसे कामकाज होता है इसका एक्सपीरियंस दिलवाने के लिए ये सामान्यतः किसी को उपमंत्री बनाया जाता था। एक और चीज था उपमंत्री बनाने के पीछे, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जब भी यहां पर किसी पार्टी की सरकार बनती है तो जनरली इनके पास दो पोस्ट होते हैं, एक तो सामान्य सांसद के रूप में और एक क्या होता है? मंत्री के रूप में, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो कि मंत्री बना हुआ है वो जनरली दो शपथ लेता है, एक तो सामान्य सांसद के रूप में शपथ ले चुका होता है, दूसरा जब उसको मंत्री का पोस्ट मिलता है तो मंत्री के रूप में शपथ लेता है। तो क्योंकि यहाँ पे जितने सांसद जीत करके आए हैं सभी के सभी चाहते थे कि उनको मंत्री के रूप में पद मिले। मंत्री बनने से क्या होगा? उनके वेतन अलग होंगे, इनकी सिक्योरिटी अलग होगी, इनको अलग टाइप का सिक्योरिटी मिलेगा, खास लोगों के लिए अलग सिक्योरिटी की व्यवस्था हो जाएगी, इनको अलग तरीके के अलाउंस मिलते थे, ठीक है। वेतन, भत्ते, सिक्योरिटी, ये सभी इनको बाकियों की तुलना में अलग कोटि के, उच्च कोटि का मिलता था। इसी वजह से जितने व्यक्ति यहाँ पे सांसद बनकर के आए हैं किसी पार्टी में वो सभी के सभी मंत्री बनना चाहते हैं। अब मंत्री अगर सभी को बना देंगे तो जैसे मैंने बताया कि रिजर्वेशन अगर दिया जा रहा है तो कुछ लोगों को रिजर्वेशन दे रहे हैं, तब तक तो उसका महत्व है। सभी को रिजर्वेशन दे देंगे, सभी को मंत्री बना देंगे तो मंत्री पद की गरिमा ही समाप्त हो जाएगी। इसीलिए एक कोटा फिक्स किया गया है, कितना? 15% का। मतलब लोकसभा में अगर मंत्री बना रहे हैं तो लोकसभा की जो टोटल सीट है इसका 15% से ज्यादा वहां पे मंत्रियों का पद नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर बात करें कि वर्तमान में कितने मेंबर्स हैं यहाँ पे, 550 मेंबर्स हैं, तो 550 का केवल और केवल 15% यहाँ पर मंत्री हो सकते हैं।
तो इसका 15% कितना निकलेगा? पहले तो 10% निकाल लो, कितने निकल जाएंगे? 55। 55 के आधे हो जाएंगे कितने आपके? 25 आपका 27 के आसपास, 27 या थोड़े से ज़्यादा कर लो 28, ठीक है। ये हो जाएगा आपके ठीक है, सही है क्या? 10% निकालेंगे तो 55 और इसका आधा कर देंगे 5% कर देंगे तो आपके 28 दूनी 56, ठीक है 28 के आसपास। टोटल लगभग 84 के आसपास मेंबर्स को यहाँ पे क्या बनाया जा सकता है? वर्तमान कंडीशन में मंत्री बनाया जा सकता है। वर्तमान स्थिति में अधिकतम 83 या 84 लोगों को, अगर पॉइंट में हमारा कैलकुलेशन अगर इसमें कुछ गड़बड़ी है, अगर पॉइंट्स में जाता है तो 83 या 84 लोगों को यहाँ पे क्या बना सकते हैं? मंत्री बना सकते हैं। ये कैप लगा दिया गया है कि मैक्सिमम लोकसभा की जितनी सीटें हैं उसके 15% लोगों को ही हम मंत्री बना सकते हैं। और यही चीज जो है वो राज्यों में भी तय कर दी गई है। राज्यों में क्या बताया गया है कि वहां की जितनी विधानसभा सीट है इसका केवल और केवल 15% यहाँ पे क्या होंगे? मंत्री के रूप में काम करेंगे, ठीक है। किसी भी विधानसभा में केवल और केवल 15% वहां की जो टोटल सीट है उसका 15% वहां पे मंत्री होंगे, और लोकसभा के केस में यहाँ पे 15%, लोकसभा की टोटल सीट का 15% मंत्री के रूप में कार्य कर सकते हैं। ठीक, हाँ, तो हम चर्चा कर रहे थे उप मंत्री के बारे में। जनरली जब पहले ये सारा सिस्टम नहीं था, 15% वाला कोई कोटा नहीं रखा गया है, तो जितने भी उनके सांसद जीत करके आए हैं सभी को किसी न किसी तरीके का मंत्रालय या मंत्री का पोस्ट दे दिया जाता था। अगर उससे भी उनका कोटा पूरा नहीं होता था तो जनरली लोगों को उप मंत्री का पद दे देते थे। उनको संतुष्ट करने के लिए उप मंत्री का पद दे देते थे। इस तरीके से सभी के सभी को मंत्री पद मिलने से वो उस पार्टी के प्रति ज्यादा वफादार होकर काम करते थे, ठीक है। तो अब क्या कोटा लगा दिया गया है? केवल और केवल 15% व्यक्तियों को ही यहाँ पे, 15% सांसदों को यहाँ पे मंत्री बनाया जा सकता है। ये मंत्री केवल लोकसभा से होंगे या राज्यसभा से भी हो सकते हैं? दोनों से हो सकते हैं। याद रखिएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं पर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मंत्रियों की नियुक्ति जिस सदन में है उसी में ही, मतलब लोकसभा में अगर सरकार बन रही है तो केवल लोकसभा से होंगे या राज्यसभा से भी हो सकते हैं? दोनों से हो सकते हैं, ठीक। उसके अलावा हमने बात किया था किचन कैबिनेट के बारे में। बिल्कुल छोटा सा कोर ग्रुप होगा जहां पर पूरी की पूरी पावर कॉन्सेंट्रेटेड है। उसके अलावा ये एक शब्द है जो हमने डिस्कस नहीं किया था, छाया मंत्रिमंडल, शैडो कैबिनेट। छाया मंत्रिमंडल, शैडो कैबिनेट। जनरली ये जो शब्द है ये भी संविधान में कहीं पे वर्णित नहीं है। शैडो कैबिनेट हो गया, किचन कैबिनेट हो गया, ये सभी राजनीति शास्त्रियों के द्वारा दिए गए शब्द हैं। इनको राजनीति को जो समझने वाले लोग हैं वो कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको कि अलग अलग नाम देते हैं, पर एक्चुअल में हमारे संविधान में ऐसे कुछ टर्म्स जो है वो कहीं पे डिफाइन नहीं किए गए हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक तो है सरकार के कुछ मंत्री और दूसरी तरफ है हमारा विपक्ष, ठीक है। अब यहां पे एक व्यक्ति की नियुक्ति हो गई जिसको हम कह रहे हैं यहां पे गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। एक व्यक्ति को यहां पे नियुक्त किया गया है विदेश मंत्री के रूप में। एक व्यक्ति को यहां पे वित्त मंत्रालय थमा दिया गया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। होम मिनिस्टर कहा जाएगा, फॉरेन मिनिस्टर कहा जाएगा, और ये आपका फाइनेंस मिनिस्टर हो गया। विपक्ष क्या करता है? विपक्ष जो है ये देखे हमेशा, भाई जो विपक्ष में है उसकी जिम्मेदारी है कि जो रूलिंग पार्टी है उसका हमेशा क्या करे, उनको मतलब उनका क्रिटिसिज्म करता रहे, उनके कार्यों में कमी निकालता रहे। विपक्ष क्या करेगा? इसी गृह मंत्री के कार्यों पर निगरानी रखने के लिए अपना कोई एक सांसद यहाँ पे नियुक्त कर देगा। मान लो कोई एक सांसद है ए नाम का, इसको यहाँ पे इसी के पैरेलल में, अब इस ए का काम क्या होगा कि गृह मंत्री जो जो काम कर रहा है उसको फॉलो करते रहना। इसी तरीके से विदेश मंत्री जो जो काम कर रहा है इसके लिए एक व्यक्ति को फॉलो करने के लिए नियुक्त कर देगा आपका विपक्ष। उसी तरीके से जितने मंत्री हैं उन सभी के कार्यों को निगरानी रखने के लिए, उनके कार्यों को ट्रैक करने के लिए, ट्रैक किस लिए कर रहे हैं कि कहीं पे कुछ कमी मिल जाए, उनके कार्यों में कुछ कमी मिल जाए ताकि हम उस मामले को संसद में उठा सकें। तो इनके पैरेलल में जिन लोगों को विपक्ष अपॉइंट करता है, अपने सांसदों को जो अपॉइंट करता है, इसी को ही हम क्या कहते हैं?
छाया मंत्रिमंडल, शैडो कैबिनेट। ठीक है, जो सरकार रूलिंग पार्टी है, इनके विपक्ष में जो लोग हैं, विपक्ष के द्वारा अगर इनके मंत्रियों के समरूप किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है इनके कार्यों की निगरानी के लिए, ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं, शैडो कैबिनेट या छाया मंत्रिमंडल। ठीक है, ये कोई आधिकारिक पद नहीं है, उनको अलग से कोई वेतन भत्ते नहीं मिलते हैं, सांसद सामान्य सांसद के रूप में काम करेंगे, बस एक स्पाई के रूप में जासूसी करते रहेंगे, जासूसी ना कहें कि उनके कार्यों की निगरानी करते रहेंगे हमेशा, उनके कार्यों में कमी निकालने के लिए, ताकि उस मामले को संसद में उठा सकें, आम लोगों के बीच में बता सकें। ठीक, उसके बाद में संविधान में जितने मंत्री हैं इसमें सभी मंत्री शामिल हैं, आपके कैबिनेट मिनिस्टर के सारे मंत्री शामिल हैं, सॉरी यहाँ पर मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सारे मंत्री शामिल हैं। इनसे संबंधित कुछ खास प्रावधान भी किए गए हैं, जैसे कि सबसे पहले आपके आर्टिकल 74 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगा, एक मंत्री परिषद होगा और राष्ट्रपति इसी मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेगा। उसके बाद में एक कंडीशन यह बताया गया है कि राष्ट्रपति चाहे तो मंत्री परिषद की सलाह को वापस भेज सकता है। ठीक है, मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट, जनरली ये सिर्फ लिखा हुआ है ना कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, पर एक्चुअल में जो राष्ट्रपति है इसकी नियुक्ति में सबसे बड़ा हाथ होता है रूलिंग पार्टी का। जो भी वर्तमान सरकार है उसी का ही हाथ होता है किसी राष्ट्रपति की नियुक्ति में। तो जनरली ऐसे मौके बहुत कम आते हैं कि राष्ट्रपति इनके खिलाफ जाकर के काम करे। ठीक है, संविधान में हालांकि इनको एक शक्ति दे दी गई है कि ये रूलिंग मतलब वापस भेज सकते हैं, इनके सजेशंस को इनके पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, पर जनरली ऐसा इनके हाथ में रहता नहीं है, क्योंकि एक सिंबॉलिक हेड है। एक्चुअली में अगर ये ऐसा काम करने लगे तो इनको हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, महाभियोग शुरू हो जाएगा। अगर ये सरकार के कामकाज में रेगुलरली बहुत हस्तक्षेप करने लगे तो इनके खिलाफ महाभियोग शुरू हो जाएगा। अब महाभियोग बता दो कहां से शुरू हो सकता है, कहां से, दोनों में होगा या किसी स्पेसिफिक से होना है, दोनों से हो सकता है, लोकसभा राज्यसभा से हो सकता है, फिर कहां जाएगा। अच्छा ठीक है, यहां पे शुरू करने के लिए कितने मेंबर्स चाहिए, 25% मेंबर्स का तो साइन चाहिए सबसे पहले रिजोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए। फिर कहां जाएगा, सेकंड हाउस में जाएगा। सेकंड हाउस में अच्छा यहां से कितने लोगों की बहुमत से पास होना चाहिए, 2/3 बहुमत। 2/3 कौन सा, टोटल सीट्स का। ठीक है, प्रोसेस याद आ रहा है वापस आपको। राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाना है किस हाउस से शुरू होगा, दोनों में शुरू हो सकता है, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी। एग्जाम्पल लें, अगर लोकसभा से शुरू करना है तो सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहला वो प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए जो प्रस्ताव लाया गया है, इस प्रस्ताव को ही शुरू करने के लिए कितने मेंबर्स चाहिए, 25% मेंबर्स की साइन चाहिए वहां पे। अब ये प्रस्ताव अगर लोकसभा में लाया गया है तब इस पे वोटिंग भी होनी है, महाभियोग के लिए वोटिंग होगी। वोटिंग के लिए कितने मेंबर्स होने चाहिए यहाँ पे, मतलब कितने मेंबर्स की रजामंदी होनी चाहिए तब पास मानेंगे इसको, 2/3 मेंबर्स। 2/3 ऑफ टोटल सीट्स का, लोकसभा में जो टोटल सीट्स हैं इसका जब तक 2/3 नहीं मिलेगा तब तक इसको पास नहीं मानेंगे। जैसे ही 2/3 मेंबर्स के साइन होते हैं वहां पे, अब ये यहां से पास हो जाएगा और कहां चला जाएगा, सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में हमारे एग्जांपल में हमने लोकसभा से स्टार्ट किया था, तो अब ये कहां जाएगा, राज्यसभा में। राज्यसभा में जब ये जाएगा तो इस प्रस्ताव से शुरू, यहां प्रस्ताव की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके जगह पर एक केस क्या है, यहां पे इनको राष्ट्रपति को यहां पे बोलने का मौका मिलेगा। सेकंड हाउस में राष्ट्रपति को बोलने का मौका मिलेगा। उसके बाद में अगर वो अपना प्रूफ कर पाते हैं कि वो निर्दोष हैं या फिर उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए उनके महाभियोग चलाया जाए, ऐसी कंडीशन में राज्यसभा मान लो जैसे उनके बातों से सहमत होती है तो जाहिर है कि वो उनके खिलाफ वोट नहीं करेगी और यहाँ पे पास नहीं हो पाएगा। ऐसे केस में उनका जो महाभियोग जो है वो फेल हो जाएगा, राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे। लेकिन राज्यसभा से मान लो राष्ट्रपति अपनी बात नहीं रख पाते हैं या फिर वो राज्यसभा जो है उनकी बातों से सहमत नहीं हो पाते हैं, तब वहां पे भी वोटिंग की नौबत आएगी। वोटिंग भी कितना होगा, उस हाउस के 2/3 मेजोरिटी से पास होते ही अब यहाँ पे जैसे ही वो बिल जो आपका महाभियोग है वो पास होता है, वैसे ही क्या माना जाएगा, अब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है,
ठीक है, राष्ट्रपति अपने पद में नहीं है ये माना जाएगा और नए राष्ट्रपति के इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मंत्रिपरिषद की हम बात कर चुके हैं, कौन कौन से मंत्री इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद ये बताया गया है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को क्या सलाह देता है, इसकी कभी भी न्यायालय में जांच नहीं हो सकती है। असल में यहाँ पे मंत्रिपरिषद न कहें कि पूरे संसद की कार्यवाही में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसकी न्यायालय में जांच नहीं हो सकती है। ठीक है, एक सामान्य सा एक स्टेटमेंट याद रखिएगा कि संसद की पूरी कार्यवाही न्यायिक जांच के दायरे से बाहर होती है। ठीक है, उसके बाद में आर्टिकल नंबर 75 यहाँ पे ये बताया गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति कौन करेगा, आपका राष्ट्रपति किया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। उसके बाद में प्रधानमंत्री जो है वो अन्य जो है मंत्रियों की नियुक्ति करवाएगा, किससे, राष्ट्रपति से। ठीक है, प्रधानमंत्री जो है वो अपने लिए एक ग्रुप का चुनाव करेगा जिनको कि अलग अलग मंत्रालय बांटे जाएंगे और इस मंत्रालय की जो डॉक्यूमेंट होंगे जब इस पे राष्ट्रपति साइन कर देगा तब वो मंत्रालय जो है वो उस मंत्रियों को अलॉट हो जाएंगे। उसके बाद में ये चीज जो हमने डिस्कस किया कि कितने % से ज्यादा नहीं होनी चाहिए मंत्रियों की सीट, 15%। 15% किस संख्या की, कुल सदस्य संख्या की, उस हाउस की जो कुल सदस्य संख्या है, जो टोटल स्ट्रेंथ है, उसकी 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में जितने भी मंत्री हैं वो इनका कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति की मर्जी है कि वो किसी मंत्री को चाहे तो जब चाहे टर्मिनेट कर सकता है, 1 महीने 2 महीने 4 साल 2 साल, कभी भी चाहे तो टर्मिनेट कर सकता है। पर जनरली क्योंकि ये जो मंत्री हैं, इन मंत्रियों का चुनाव कौन करता है, यहाँ पे आपका प्रधानमंत्री। ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। इनका चुनाव कौन करता है, प्रधानमंत्री। इनकी नियुक्ति पर साइन कौन करता है, राष्ट्रपति। तो जब तक प्रधानमंत्री अपने मंत्री से परेशान नहीं है तब तक क्या होगा कि वो क्या राष्ट्रपति को इसके बारे में सजेशन नहीं देगा किसी मंत्री को हटाने के लिए। अगर कोई ऐसा मंत्री है जो आपके प्रधानमंत्री की बातों को नहीं मान रहा है, तब जाकर के प्रधानमंत्री क्या करेगा, राष्ट्रपति को एक सलाह देगा कि इस पर्टिकुलर मंत्री को आप हटा दीजिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति काम किसके सलाह पर करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, और प्रधानमंत्री जो है वो जो सलाह देगा, जिस मंत्री को हटाने की सलाह देगा, उसको हटाएगा कौन, राष्ट्रपति। मतलब प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे होंगे हमेशा। ठीक है, काम के ऊपर साइन हमेशा कौन करता है, राष्ट्रपति ना। असल में उसके बैकग्राउंड में कौन रहता है हमेशा, प्रधानमंत्री। उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल 75 में बताया गया है कि जो भी मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, यहां पे ये बताया गया है कि मान लो यहां पे लोकसभा में टोटल सीट्स हैं 550, मंत्री के टोटल पद हैं यहां पे मान लो मंत्रिपरिषद के रूप में टोटल सीट्स है मान लो 83, 84। ये 83 मेंबर्स तब तक काम कर सकते हैं जब तक इनको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। पूरा सरकार वाला कॉन्सेप्ट याद आ रहा है आपको। सरकार कौन बनाएगा, जिसको बहुमत प्राप्त है। अगर बहुमत प्राप्त नहीं है तब कैसी कंडीशन होगी, गठबंधन वाले सरकार की, गठबंधन या कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म किया जाएगा। तो जब तक ये मंत्रिपरिषद तब तक काम करेगा जब तक इनको लोकसभा में मेजोरिटी प्राप्त है। मतलब यहां पर 50% से ज्यादा सांसद अगर आपके मंत्रिपरिषद के फेवर में है तब तक ये काम करेंगे। अदरवाइज जैसे ही इनका जो नंबर ऑफ एमपीज यहाँ पे कम होते हैं वैसे ही इस पूरे मंत्री को यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और जो भी दूसरी पार्टी जिसके पास ज्यादा सांसद है, मान लो अगर एक पार्टी के पास 49% एमपी है तो किसी न किसी पार्टी के पास 51% होंगे, या फिर अलग अलग पार्टियों के पास अलग अलग संख्या होगी, सबको मिला करके 51% अगर कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करें, गठबंधन सरकार फॉर्म करें, तो अब इनको एक मौका दिया जाएगा कि अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। और जब ये सरकार बनाएंगे तो अपने लिए एक नया मंत्रिपरिषद चुनेंगे। ठीक है, ये अपने लिए एक नया मंत्रिपरिषद चुनेंगे, सभी को अलग अलग मंत्रालय मिलेंगे, वापस से इनमें से कुछ को कैबिनेट मिनिस्टर बनाएंगे, किसी को स्टेट मिनिस्टर बनाएंगे, किसी को उप मंत्री बनाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे फिर से विभागों का बंटवारा चलेगा। तो जो भी पार्टी यहाँ पर बहुमत में है लोकसभा में, उस पार्टी की सरकार बनेगी। अगर ये जो मंत्रिपरिषद है
अगर अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं, अपना बहुमत खो देते हैं, ऐसी कंडीशन में ये क्या हो जाएंगे, अपने पद से बाहर हो जाएंगे। यही चीज यहां पे बताया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा में उत्तरदायी होती है। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से बनता है मंत्रियों के शपथ के बारे में। इसमें बस एक ही चीज याद रखना है कि सामान्य रूप से कोई व्यक्ति केवल सांसद पद की शपथ लेता है, पर ऐसे सांसद जो कि मंत्री बन जाते हैं उनको एक और शपथ लेनी पड़ती है मंत्री के रूप में। तो कोई ऐसा सांसद जो कि मंत्री बन चुका है वो कितनी शपथ लेता है, 2 शपथ लेता है। कौन कौन सा, एक तो सामान्य रूप से सांसद पद की और दूसरा है मंत्री पद की। यही चीज यहां पे बताया गया है कि कोई भी मंत्री जो है वो 2 प्रकार की या 2 टाइप की शपथ लेता है। उसके बाद में एक कंडीशन यही बताया गया है कि कोई व्यक्ति किसी सदन का सदस्य रहे बिना कितने समय तक मंत्री बना रह सकता है, 6 माह तक ये मंत्री बना रह सकता है। जैसे कि ये जो केस है आपका महाराष्ट्र में, अभी कुछ टाइम पहले ये एग्जाम्पल देखने को मिला था। ठीक है, महाराष्ट्र में एक पार्टी है शिवसेना नाम से। शिवसेना के प्रमुख कौन है, अभी वहां पर मंत्री भी थे क्या, ये सॉरी सीएम कौन थे कुछ टाइम पहले, उद्धव ठाकरे यहां पे शायद मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे थे। अब यहां पर ध्यान देंगे, हमारा जो ये कंडीशन है आपका, कोई व्यक्ति 6 माह तक मंत्री बना रह सकता है। अब मंत्री में हर मंत्री शामिल है, राज्य में मुख्यमंत्री भी और केंद्र में प्रधानमंत्री भी मंत्री परिषद के अंदर शामिल रहते हैं। ठीक है, हालांकि ये जो है मंत्री हैं मुख्य हैं यहां पर, इसीलिए मुखिया है उस पूरे मंत्री परिषद के या मंत्रिमंडल का मुखिया है, इसीलिए इनको इनके नाम के साथ में लगा हुआ है प्रधान और यहाँ पे मुख्य। ये जो मंत्री हैं चाहे तो 6 महीने तक बिना इलेक्शन लड़े मंत्री के रूप में काम कर सकते हैं। जैसे कि उद्धव ठाकरे के केस में एक शायद बड़ा ही राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था, बीजेपी के समर्थन से इन्होंने शायद सरकार बनाई थी महाराष्ट्र में, बीजेपी प्लस शिवसेना, बीजेपी और शिवसेना के समर्थन से महाराष्ट्र में सरकार बनी हुई थी। बीजेपी के साथ में शिवसेना का कुछ मतभेद होने लग गया था, इसीलिए इन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। ठीक है, तो शायद शिवसेना का वहां पे बहुमत था, इसीलिए शिवसेना के जो प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे वो अपने पद पर बने हुए थे। उसके बाद में एक ये जो केस है वो हाई कोर्ट में गया था कि उद्धव ठाकरे जो है वो अभी तक इलेक्शन नहीं लड़े थे, इन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो अब ये प्रॉब्लम आ गई थी कि वो कितने समय तक सीएम के पोस्ट पर बने रहेंगे। तो हाई कोर्ट ने वहां पर यह बताया कि उद्धव ठाकरे चाहे तो 6 माह के अंदर कोई इलेक्शन लड़ सकते हैं और जैसे ये इलेक्शन लड़के विधायक बनेंगे ये अपनी सीएम की कुर्सी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज इनको 6 महीने के बाद में यहाँ पे अपने पोस्ट से उनका पोस्ट जो है वो वेकेंट मान लिया जाएगा। अगर वो 6 महीने के अंदर इलेक्शन नहीं लड़ते हैं या चुनाव जीत करके नहीं आते हैं तो इनका पोस्ट वेकेंट मान लिया जाएगा। यही चीज यहाँ पे बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर सदन का सदस्य नहीं है ऐसी कंडीशन में भी 6 माह तक मंत्री बना रह सकता है। अगर प्रधानमंत्री या हमारे देश के हमारे राज्य के मुख्यमंत्री अगर चाहें तो क्लास में से किसी को भी उठा करके मंत्री बना सकते हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन में आपका कार्यकाल कितना रहेगा, 6 माह। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, चुनाव लड़ना पड़ेगा। चुनाव जीत करके आप वापस से अपना जो पोस्ट है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चुनाव हार जाते हैं या फिर चुनाव में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन में आप कितने समय तक कार्य कर सकते हैं, मैक्सिमम 6 माह तक। कोई भी सामान्य व्यक्ति जो कि मंत्री पद पर रहने के योग्य है, ठीक है, अब यहाँ पे योग्यता वाला कंडीशन पूरा करना जरूरी है। ठीक है, लोकसभा के लिए अलग योग्यता है, राज्यसभा के लिए अलग योग्यता है और प्रधानमंत्री बनने की अलग योग्यता है, मुख्यमंत्री बनने के लिए अलग योग्यता है। तो उस योग्यता को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति मैक्सिमम 6 माह तक मंत्री बना रह सकता है। ठीक है, यही चीज यहां पे बताया गया है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति। जैसे हम चलिए 5 मिनट का आप लोग ब्रेक लीजिएगा, फिर एक ये टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। मैसेज मिल गया था सभी को, सेकंड क्लास दोनों जीएस रहने वाला करके, ठीक।